लेया, फूलों को संभालना वाकई बहुत मुश्किल काम है। आर्यन, तुमने उन्हें इस हद तक उगा दिया है, तो तुम्हारा थकना तो लाजमी है। शुए यिनहुआन बड़ी गंभीरता से आर्यन का शुक्रिया अदा करने लगा। आर्यन, सच तो यह था कि वह काम इतना थकाने वाला नहीं था। आर्यन को खुद नहीं पता था कि वे लेया फूल अचानक इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। जिस दिन रुद्र प्रताप ने उसे रिझाने कोर्ट का इरादा जताया था, उसके ठीक अगले दिन जब आर्यन ने दरवाजा खोला, तो उसने पाया कि जो फूल कल तक बस कलियां थे, वे आज पूरे बगीचे में फूलों के समंदर की तरह फैल चुके थे। वे साधारण से दिखने वाले फूल अब इतने चमकदार और भव्य लग रहे थे कि उन्होंने पौधों की पत्तियों को भी ढक दिया था। स्टुअर्ट स्टुअर्ट और स्नेक डेन के वनस्पति विशेषज्ञ काफी समय से उन फूलों पर शोध कर रहे थे, लेकिन वे इसके पीछे की असली वजह नहीं ढूंढ पाए। उनका केवल यह अंदाजा था कि ये लेया लेया के फूल पोषण के लिए इंसानों की मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी का उपयोग करते हैं। उनके इतने घने खिलने का कारण शायद यह था कि उन्हें जरूरत से ज्यादा पोषण मिल गया था। पर ये फूल अचानक इतने लबालब कैसे भर गए, यह अब भी एक रहस्य था। खैर, यह तय हो गया था कि ये फूल ऊंचे दर्जे के अल्फा योद्धाओं के लिए फायदेमंद और सुरक्षित हैं। इसलिए मेडिकल विभाग ने नए मानसिक स्टेबलाइजर्स बनाने के लिए कुछ फूल वहां से ले लिए थे। आर्यन, हमारे बॉस आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जिससे हम सबको बहुत तनाव हो रहा है। अगर हमें इस मानसिक तनाव को कम करने के लिए कोई दमदार स्प्रे नहीं मिला, तो हम पक्का मर जाएंगे। शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुआ, अब भी आर्यन के कान में फुसफुसा रहा था। वे आजकल अजीब बर्ताव कर रहे हैं। आर्यन आर्यन एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और बड़े अनमने ढंग से पूछा, वही तो, क्या मैं तुमसे अभी शिकायत नहीं कर रहा? वे अब बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं, और यह कोई तंज भरी मुस्कान नहीं है, बल्कि एक असली मुस्कान है। सच कहूं तो मुझे यह मंजूर है कि वे मुझे जान से मारने वाली नजरों से देखें, बजाय इसके कि वे मुस्कुराएं। वह मुस्कान बहुत डरावनी लगती है। शुए यिनहुआन ने अपने हाथ मलते हुए शिकायत की। फिर उस दिन मैंने उनके सामने ब्लैक मैम्बा से शिकायत की कि स्नेक डेन, सांपों का अड्डा, का नाम बदल देना चाहिए। यहाँ सिर्फ कुंवारे लोग भरे पड़े हैं। कोई हैरानी नहीं कि हम सब अकेले हैं। असल में मैं बस एक खराब सा जोक मार रहा था। उस दृश्य को याद करते हुए शुए का चेहरा गंभीर हो गया। पता चला कि न तो ब्लैक माम्बा हंसा और न ही चिलियन। सच तो यह है कि कोई भी नहीं हंसा। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या हुआ। कुछ मिनटों बाद बॉस अचानक खुद ब खुद हंसने लगे। उस वाइपर को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके बगल में खड़ा लड़का अचानक शर्म से लाल होने लगा है और एकदम खामोश हो गया है। ओह हाँ, एक और बात है। तुम्हें पता है कि हम जल्द ही असली लड़ाई के अभ्यास, एक्चुअल कॉम्बैट एक्सरसाइजेज के लिए बाहर जा रहे हैं। हमें बस सीमा के पास के समुद्री लुटेरों, स्टार पायरेट्स, को खत्म करना है। इस छोटी सी बात के लिए मैं ही काफी हूँ, या फिर ब्लैक माम्बा जा सकता है। लेकिन बॉस ने न केवल खुद सारी ट्रेनिंग योजनाएं बनाई, बल्कि इस बार वे खुद टीम का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तुम्हें पता है पिछली बार उन्होंने खुद टीम की कमान कब संभाली थी? जब उन्होंने कनान के सम्राट को मारा था। बोलते बोलते शुए का चेहरा थोड़ा उतर गया। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा के लुटेरों के बीच कनान की कोई बची कुची फौज आ गई हो? वरना बॉस खुद वहां क्यों जाएंगे? पर यह बात भी गले नहीं उतरती। मैंने देखा कि योजना बनाते समय वे बहुत शांत थे और ज्यादा गंभीर नहीं लग रहे थे। उस वाइपर का दिल अचानक बैठ गया। उसने घबराहट में आर्यन की ओर देखा और उसे इस मिशन पर न ले जाने की सलाह देने का मन बनाया। आर्यन, मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारा मिशन बहुत खतरनाक हो सकता है, शुए यिनहुआ ने बहुत गंभीरता से कहा, जिस पर आर्यन ने उसे बड़े उलझन भरे अंदाज में देखा। दरअसल वाइपर्स के इस सीमा अभ्यास, बॉर्डर एक्सरसाइज, में आर्यन भी हिस्सा लेने वाला था। जब उसे पहले पता चला था कि वाइपर टीमें लुटेरों का सफाया करने जा रही हैं, तो उसने रुद्र प्रताप, लू तैपन, को एक अर्जी दी थी कि उसे अभ्यास की योजनाएं देखने दी जाए, ताकि वह अपने इमरजेंसी मैनुअल को और बेहतर बना सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अर्जी देखकर स्टुअर्ट बस मुस्कुराएगा और कहेगा कि यह प्रक्रिया इतनी मुश्किल नहीं है।
एक निजी स्पिरिचुअल कंडीशन होने के नाते छोटे मालिक आर्यन को मुखिया जी के साथ इन मिशनों पर जाना ही होगा। आखिर मिशन करने में बहुत मानसिक ऊर्जा खर्च होती है और यह बहुत जरूरी है कि आप समय पर उनकी मानसिक स्थिति को संभालें, उस एंड्रॉयड ने मुस्कुराते हुए कहा था। उन समुद्री लुटेरों का सफाया करना वाइपर्स के लिए बहुत आसान काम है। यह उनकी रोजाना की ट्रेनिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन समुद्री लुटेरों का सफाया करना वाइपर्स के लिए बहुत आसान काम है। यह उनकी रोजाना की ट्रेनिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरस्टेलर कीड़ों की गंदगी साफ करना शायद इन समुद्री लुटेरों से निपटने से ज्यादा खतरनाक है। आप बस किनारे रहकर पूरे अभ्यास की बारीकियों को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुखिया जी आपको असली लड़ाई के दौरान आमने सामने मार्गदर्शन देकर बहुत खुश होंगे। जैसे कि उसे आर्यन आर्यन की उलझन का एहसास हो। स्टुअर्ड ने उसे बहुत ईमानदारी से सांत्वना दी और इस बात पर जोर दिया कि यह मिशन कितना आसान, सुखद और सुरक्षित है। मुझे लगता है कि मुखिया जी ने अभ्यास के लिए इतने कम प्राथमिकता वाले मिशन को शायद इसलिए चुना है क्योंकि वे चाहते हैं कि हर कोई पिकनिक, स्प्रिंग आउटिंग पर जाए। छोटे मालिक आर्यन, कृपया आप बिना किसी चिंता के अपनी छुट्टियों का आनंद लें। इसीलिए उस सुबह जब हर कोई अंतरिक्ष यान पर सवार होकर सीमा की ओर जाने की तैयारी कर रहा था, आर्यन भी बाकी वाइपर सैनिकों के साथ मेगा ट्रेनिंग ग्राउंड पर मौजूद था। अरे छोड़ो भी, मैंने इस बारे में काफी सोच लिया है। अगर कनान के कुछ लोग बचे भी होंगे और बॉस खुद एक्शन लेते हैं, तो भी मामला इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। काफी देर खुद से जूझने के बाद शुए यिनहुआन एक्सयूई यिनहुया को सब समझ आ गया था और उसका लहजा अचानक फिर से रिलैक्स हो गया। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, हवा में एक तेज झोंका महसूस हुआ और एक विमान के गरजने की आवाज आई। आर्यन ने अपना रिकॉर्डर थामे हुए आवाज की दिशा में सिर उठाया और तभी उसने स्नेक लॉर्ड के काले विमान को आसमान चीरते हुए आते देखा, जो पल भर में नीचे उतरने लगा। हवा का शोर और बढ़ गया और वह विमान जमीन से करीब 20 मीटर ऊपर स्थिर हो गया। फिर विमान का दरवाजा खुला और एक आकृति वहां दिखाई दी, जिसने हवा में ही छलांग लगा दी, बिल्कुल एक काले तेंदुए की तरह या एक चमचमाती काली धारदार तलवार की तरह। जब वे जमीन के करीब पहुंचने वाले थे, तो उनके शरीर पर मौजूद एक्सोस्केलेटन आर्मोर से एक दबाव निकला, जिससे जमीन पर धूल का गुबार उड़ गया। वह लंबा और सीधा खड़ा आदमी बड़ी फुर्ती के साथ जमीन पर उतरा और मजबूती से खड़ा हो गया। गहरे रंग की सख्त और चुस्त कॉम्बैट यूनिफॉर्म, एक मजबूत, जंगली और बिल्कुल काले रंग का एक्सोस्केलेटन आर्मर, जिसका हर हिस्सा ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। ऊपर से उस SS अल्फा का असाधारण कद और रूप। इस वक्त जो व्यक्ति अभी उतरा था, वह सिर्फ स्नेक डेन का मुखिया ही नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से उतरा हुआ कोई फॉलन एंजल हो, या कोई ऐसा जानलेवा शैतान जो लोगों को अपने वश में कर ले और आसमान के दो टुकड़े कर सके। बॉस आ गए। वे वाइपर सैनिक, जो पहले थोड़े आलसी लग रहे थे, पल भर में सीधे खड़े हो गए और एक एक करके अपने मुखिया को सलामी देने लगे। रुद्र प्रताप लू तैपन ने धीरे से सिर हिलाया और खामोशी से अपने सैनिकों की सलामी का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने अपना सिर घुमाया और भीड़ के पार ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे खड़े आर्यन पर अपनी नजरें जमा दी। इतनी दूरी होने के बावजूद उस आदमी की नजरों में एक गजब का खिंचाव था। जब उनकी नजर आर्यन पर पड़ी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे धीरे से छुआ हो। आर्यन की सांसें जैसे थम गई और उसने अपने हाथों में पकड़े रिकॉर्डर को और भी मजबूती से जकड़ लिया। कुछ रातों पहले चांदनी रोशनी में मिस्टर सी का वह अनाड़ी सा इजहार और लेया फूलों की वह महक आर्यन के दिमाग में फिर से ताजा हो गई। वाह, क्या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि बॉस आमतौर पर इतने फ्लर्टी नहीं होते? शुए यिनहुआन एक्सयूई यिनहुया अब भी उसके कान में बड़बड़ा रहा था, लेकिन आर्यन ने उसकी एक बात नहीं सुनी। बाकी सैनिकों ने भी शुए की फुसफुसाहट सुनी और वे भी अपनी राय देने से खुद को रोक नहीं पाए। गलत नहीं है, मुझे भी लगता है कि बॉस आजकल कुछ ज्यादा ही सजधज रहे हैं। उसी समय वाइपर सैनिकों के गुप्त ग्रुप चैट में संदेशों की बाढ़ आ गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं,
तो बॉस ने जो आर्मर पहना है वह ब्लैक पीकॉक है। मुझे याद है कि इंजीनियरिंग विभाग ने इसे खास तौर पर उनके मेडल समारोह के लिए बनाया था, पर तब तो बॉस ने इसे बहुत दिखावटी कहकर पहनने से मना कर दिया था ना। वाह, क्या बात है। उस वक्त के रिकॉर्ड किसके पास हैं? उन्होंने तब क्या कहा था? ही भाइयों, मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर उनके शब्द कुछ ऐसे थे, मुझे इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। आर्मर काम का होना चाहिए, दिखने में सुंदर नहीं। हम योद्धा हैं, कोई मोर पीकॉक नहीं जो साथी को लुभाने के लिए अपने पंख फैलाए। मैं कितना बेवकूफ था, मैंने भी वही मॉडल ऑर्डर कर दिया था। पर बॉस की बात सुनकर मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। ऊ उस वक्त मुझे लगा था कि बॉस कितने सिद्धांतों वाले आदमी हैं, और अब वे खुद इसे पहन रहे हैं। वाह, बॉस का दिल तो बड़ा गहरा निकला। पर अगर ध्यान से सोचो तो शायद यह ब्लैक पीकॉक इसलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इसे पहनने वाला इंसान शानदार है, न कि आर्मर खुद। आर्यन ने अपने आसपास के सैनिकों की जलन और टूटते दिलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि रुद्र प्रताप लू तैपन बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ को चीरते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस नए रूप वाले रुद्र प्रताप का सामना कैसे करे। तभी रुद्र प्रताप उसके ठीक सामने आकर रुक गए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनका लहजा हमेशा की तरह शांत था। सच कहूं तो उनके इस सामान्य बर्ताव ने आर्यन को थोड़ी राहत दी। मुखिया जी, मिस्टर सी, सुप्रभात, आर्यन ने सूखे गले से जवाब दिया। तभी रुद्र प्रताप उसके ठीक सामने आकर रुक गए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनका लहजा हमेशा की तरह शांत था। सच कहूं तो उनके इस सामान्य बर्ताव ने आर्यन को थोड़ी राहत दी। मुखिया जी, मिस्टर सी, सुप्रभात, आर्यन ने सूखे गले से जवाब दिया। तभी उसने देखा कि रुद्र प्रताप ने अपना हाथ उसके सामने बढ़ाया और धीरे से अपनी हथेली खोली। उनके मेकादस्ताने ग्लोव्स के बीचों बीच एक बेहद नाजुक सा फूल था जिसकी पत्तियां चमकदार हरी थी। उसकी जड़ों में अब भी थोड़ी मिट्टी लगी थी, जिसे एक पारदर्शी सामग्री से लपेटा गया था। हल्की गुलाबी पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे कांप रही थी। आज मौसम बहुत अच्छा है, रुद्र प्रताप लू तैपन ने अपनी नजरें झुकाकर थोड़ी झिझक के साथ कहा। जब मैं बाहर निकला तो मैंने एक फूल देखा। मुझे लगा कि यह बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। उस नन्ही सी बात को छोड़कर कि महान मेका महोरागा के अंदर एक छोटा सा फूल दिखाई दे रहा था, बाकी सब कुछ रुद्र प्रताप की योजना के अनुसार ही चल रहा था। सीमा पर समुद्री लुटेरों का सफाया करने का यह मिशन पूरी तरह व्यवस्थित था। स्नेक डेन के विशाल अंतरिक्ष यान ट्रांसपोर्ट स्पेसक्राफ्ट में कई दिनों तक अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद आर्यन और बाकी वाइपर सैनिक केंद्र से बहुत दूर उस सुदूर सीमा पर पहुंच गए। बिल्कुल वैसा ही जैसा आर्यन ने अपने पिछले जीवन में महसूस किया था। सीमा पर छोटे बड़े अनगिनत लुटेरों ने अपना डेरा जमा रखा था। सीमा रक्षकों, बॉर्डर गार्ड्स और इन लुटेरों के बीच एक तरह का गुप्त समझौता सा हो गया था। लुटेरे उन खास ग्रहों पर हमला नहीं करते थे जहां अमीर लोग रहते थे या जहां बहुत ज्यादा संसाधन थे। बदले में जब लुटेरे उन गरीब और दूर दराज के ग्रहों को लूटते थे जहां से मुश्किल से थोड़ा बहुत मुनाफा निकलता था, तो रक्षक भी उनका ज्यादा पीछा नहीं करते थे। यह कहा जा सकता था कि इन गरीब लोगों का खून चूसकर ही ये लुटेरे एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। लेकिन यह सब तब तक चला जब तक वाइपर्स वहां नहीं पहुंचे और अपना अभियान शुरू नहीं किया, जिसका कोडनाम उन्होंने मजाक में पिकनिक स्प्रिंग आउटिंग रखा था। स्टुअर्ट ने आर्यन से जो कहा था वह सच था। समुद्री लुटेरों को खत्म करना वाइपर्स के लिए बच्चों का खेल था। कनान के क्रूर युद्ध और उसके बाद के कठिन मिशनों से गुजरने के बाद एक नया वाइपर सैनिक भी इन लुटेरों को बड़ी कुशलता से मिटा सकता था। इसी तरह वे एक के बाद एक अंतरिक्ष क्षेत्रों से गुजरते गए। वाइपर्स ने सीमा के साथ साथ चलते हुए लुटेरों के हर ठिकाने को जड़ से उखाड़ दिया। इस दौरान कुछ लुटेरों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वाइपर्स के पीछा करने पर उनका अंत अंतरिक्ष में चमकती आतिशबाजी की तरह हुआ। आर्यन को इस दौरान बहुत सी काम की जानकारी और सुझाव मिले।
यहाँ तक कि वह खुद भी अब रुद्र प्रताप के मार्गदर्शन में मोहरागा पर कुछ आसान काम करने लगा था। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि एक आम इंसान के लिए यह कितनी बड़ी बात है। तभी वह घटना घटी। रुद्र प्रताप और आर्यन मेका के अंदर एक साथ बैठे थे और एक साधारण ट्रेनिंग कर रहे थे। जिला 46 के पास के लुटेरों का सफाया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे पूरा करने में 3 घंटे लगेंगे। आर्यन ने अपने सामने लुटेरों के जहाजों के रास्ते का बारीकी से विश्लेषण किया और गंभीरता से कहा, वे जल्द ही घेर लिए जाएंगे। उसने अपनी बात पूरी की। रुद्र प्रताप ने उसकी ओर देखा और कोई विरोध नहीं किया। आर्यन ने अपने होंठ सिकोड़े और अपने उत्साह को दबाया। उसे पता था कि उसका अंदाजा सही है। फिर उसकी आवाज थोड़ी हल्की और खुशमिजाज हो गई। अगली दोपहर के खाली समय में मुझे लगता है कि टीम नंबर 3 और 7 को कोऑर्डिनेट्स 65-22-121 पर जाकर बड़े उल्कापिंडों मीटियोराइट्स को साफ करना चाहिए। इन उल्कापिंडों की वजह से रास्ता रुक जाता है और यहाँ से सामान ले जाना बहुत महंगा पड़ता है। ओह रुकिए, इन 2 जगहों पर इंटरस्टेलर कीड़ों ने अंडे देना शुरू कर दिया है। बेहतर होगा कि उनके पैदा होने से पहले ही हम उनके घोंसले नष्ट कर दें, वरना उनके झुंड के कारण हमारा खोला हुआ रास्ता फिर से ब्लॉक हो जाएगा। वर्चुअल स्क्रीन पर चमकते हुए डेटा को देखते हुए आर्यन ने अपने बगल में बैठे उस आदमी से धीरे से बात की। जब वह पहली बार मेका में बैठा था तो तेजी से घूमते डेटा को देखकर उसका सिर चकरा जाता था। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मात्र कुछ ही दिनों में वह डेटा की उस रफ्तार के साथ तालमेल बिठा लेगा। अब तो वह सीधे अपनी जरूरत की जानकारी निकाल सकता था और कामों का सारांश भी तैयार कर सकता था। इन 2 जगहों पर कीड़ों के घोंसलों को सीधे नष्ट कर देना बेहतर होगा। आर्यन के विश्लेषण को सुनने के बाद रुद्र प्रताप लू तैपन हमेशा की तरह शांत दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 छोटे सुझाव दिए। उनके द्वारा बताए गए 2 बिंदुओं को देखने के बाद आर्यन को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझसे गलती हो गई। अगर भोजन के स्रोत को नष्ट नहीं किया गया तो घोंसले टूटने के बाद भी वे वहीं आसपास इकट्ठा रहेंगे। आर्यन बुदबुदाया, उसकी आंखों में हल्की सी निराशा झलक रही थी। तुम्हारे पास बस अनुभव की कमी है। इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी निकालना वाकई काबिले तारीफ है। जब रुद्र प्रताप बोले तो उन्होंने केवल अपनी भावनाओं की वजह से आर्यन की क्षमताओं की जरूरत से ज्यादा प्रशंसा नहीं की। हकीकत तो यह थी कि आर्यन की सीखने की क्षमता ने उन्हें वास्तव में हैरान कर दिया था। वह एक ऐसा युवक था जिसकी मानसिक शक्ति औसत थी, लेकिन चाहे वह प्रतिक्रिया की गति हो या जानकारी को समझने की क्षमता, आर्यन काफी असाधारण था। यहाँ तक कि मोहरागा भी इस बात का सबूत दे रहा था। यह सब जानते थे कि हर कोई मोहरागा को अकेले नहीं चला सकता। मैं इसे अपने अनुभव मार्गदर्शिका गाइड में लिख लूंगा ताकि कम से कम दूसरे मेरी तरह अनुभवहीन न रहें। आर्यन ने अभी अभी मिले अनुभव को रिकॉर्ड कर लिया। उस दिन की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे शांति से मेका में वापस लौट आए। भले ही उनसे कुछ ही दूरी पर समुद्री लुटेरों का बेड़ा आसमान में फैला हुआ था, फिर भी आर्यन के मन में एक अजीब सी शांति थी। रुद्र प्रताप के नियंत्रण में मोहरागा की हरकतें पानी की लहरों की तरह सहज थी। आर्यन ने रिकॉर्डर पर क्लिक किया और फिर एक पल के लिए अपने बगल में देखा। जब उसने पाया कि रुद्र प्रताप मेका चलाने में पूरी तरह खोए हुए हैं, तो उसने अनजाने बनते हुए ऑपरेटिंग टेबल पर रखे उस गुमनाम जंगली फूल पर थोड़ा पानी छिड़का, जो एक सुरक्षा कवच मास्क के अंदर रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र प्रताप के सामने इस नन्हे फूल की देखभाल करते समय वह इतना असहज क्यों महसूस करता है। शायद इसलिए क्योंकि जब भी वह फूल को पानी देता, उसे उस आदमी की बेहद गहरी और भावुक नजरों का सामना करना पड़ता था। आर्यन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बिना सिर घुमाए भी उसे पता था कि वह आदमी उसे एकटक देख रहा है। यह छोटा फूल आज भी बहुत खिला खिला है। आर्यन ने अपनी नजरें झुका ली और रुद्र प्रताप की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वह बहुत धीरे से बुदबुदाया। हूँ, रुद्र प्रताप ने गंभीरता से जवाब दिया। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। आखिर यह एक फूल ही तो है। आर्यन को समझ नहीं आया कि उसने इतना बेवकूफी भरा जवाब क्यों दिया। बेशक वह नाजुक सा फूल उसकी आंखों में बहुत सुंदर लग रहा था। रुद्र प्रताप कुछ नहीं बोले,
लेकिन आर्यन को पूरा यकीन था कि उस वक्त उस आदमी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर होगी। आर्यन आर्यन के चेहरे पर भी अनजाने में एक मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल यह शांत माहौल टूट गया। मेका से जुड़े विजन फील्ड ऑफ विजन में समुद्री लुटेरों का वह बेड़ा जो योजना के अनुसार घेरे में आने वाला था, अचानक बिना किसी चेतावनी के अपना रास्ता बदलने लगा। असीमित ब्रह्मांड के अंधेरे पर्दे पर लुटेरों के अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स की नीली रोशनी ने एक चमकदार लकीर खींच दी थी। यह क्या हुआ? आर्यन की नसें अचानक तन गईं। क्या हमारी घात एम्बुश का पता चल गया है? उसके मन में पहला ख्याल यही आया। नहीं, रुद्र प्रताप लू तैपन ने बिना कोई भाव बदले सिर हिलाया। अगर उन्हें पता होता कि यह हमारी चाल है, तो लुटेरों का यह झुंड इतना व्यवस्थित नहीं होता। उन्होंने लुटेरों के जहाजों की फॉर्मेशन को देखते हुए कहा। फिर उन्होंने अपने हेडसेट को थपथपाया। स्टुअर्ड स्टुअर्ड, उन्होंने पुकारा। हम जानकारी जुटाने के लिए लुटेरों के आंतरिक चैनल को हैक कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने अपनी सुस्त आवाज में कहा। कुछ मिनटों बाद स्टुअर्ड ने संदेश वापस भेजा। लेकिन खबर पढ़ने के बाद रुद्र प्रताप की भवें तन गईं। उन्हें अपनी योजना में बदलाव पसंद नहीं था, लेकिन बदलाव आ चुका था। समुद्री लुटेरों ने अब अपना रास्ता बदलकर 48वें जिले डिस्ट्रिक्ट 48 की ओर कर लिया था, क्योंकि कुछ ही देर पहले लुटेरों को यह गुप्त सूचना मिली थी कि 48वें जिले के सबसे मशहूर कचरा क्षेत्र गार्बेज एरिया में एक मोटी मुर्गी फंसी है। वह कोई और नहीं बल्कि केंद्र से आया एक बड़ा रईसजादा था। वह अकेला था और काफी उलझा हुआ लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह 48वें जिले के कचरा डिपो के आसपास भटक रहा था और लोगों को पकड़ कर अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था। बेशक लुटेरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस मोटी मुर्गी के दिमाग में क्या चल रहा है। वे बस इतना जानते थे कि वह रईसजादा उन्हें मालामाल कर सकता है और उनके लिए इस लालच को रोकना नामुमकिन था। आखिर वाइपर्स द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान की वजह से पास के लुटेरे इतने डरे हुए थे कि वे गैलेक्सी की गहराइयों में छिपे बैठे थे और भूख से मरने की कगार पर थे। अगर वे इस रईसजादे के जरिए अपने नुकसान की भरपाई कर सकें, तो कम से कम कुछ महीनों तक छिपे रह सकते थे जब तक कि यह खतरा टल न जाए। अफसोस की बात यह थी कि खबर बहुत तेजी से फैल गई थी। जैसे ही वह रईसजादा पकड़ा गया, दूसरे क्षेत्रों के बचे कुचे लुटेरों को भी भनक लग गई और वे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बेवकूफ, रुद्र प्रताप ठंडी आवाज में बोले। 48वें जिले की सीमा। राहुल राहुल धातु के कई पुराने बक्सों के बीच बने एक छोटे से कोने में बेजान पड़ा था। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। उसे इस पुराने अंतरिक्ष यान के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जो किसी मरते हुए मरीज के गले से निकलने वाली आवाज जैसी लग रही थी। यान की हवा साफ करने वाली प्रणाली वेंटिलेशन सिस्टम बहुत पुरानी थी। जैसे ही वह सिर उठाता, उसे धूल और गंदगी उगलते हुए वेंट दिखाई देते। हवा में घटिया दर्जे के इंजन ऑयल की दुर्गंध भरी थी और फर्श से चरमराने की आवाजें आ रही थी। यह खटारा जहाज शायद इसके मालिक के दादा से भी ज्यादा पुराना था, जो लहरों पर हिचकोले खाते हुए चल रहा था। इसकी झटकों भरी चाल की वजह से जेल में बंद कई लोग उल्टियां कर रहे थे। उस तेज खट्टी दुर्गंध ने वहां के माहौल को नरक बना दिया था। सब कुछ बहुत भयानक था। राहुल अपनी पूरी जिंदगी में इससे बदतर जगह पर कभी नहीं रहा था। इसके अलावा वह खुद भी इस समय अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर था। उसके हाथ पीठ के पीछे पुराने धातु की हथकड़ियों से बंधे थे और उन्हें गर्म पाइप से सटाकर रखा गया था। उसके चेहरे और शरीर पर घावों के निशान थे, जो उन समुद्री लुटेरों की बेरहमी का नतीजा थे। समुद्री लुटेरे बंधकों के साथ शायद ही कभी रहम करते हैं, खासकर तब जब बंधक कोई जिद्दी अल्फा हो। तभी दीवार के दूसरी तरफ से उन बदबूदार लुटेरों की बदतमीजी भरी बातें साफ सुनाई देने लगी। क्या उन लोगों ने कुछ मुंह खोला? ज्यादातर तो सीधे बन गए हैं। ये रईसजादे बहुत डरपोक होते हैं, बस उस एक पागल को छोड़कर। मुझे शक है कि ड्रग्स की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। पूछने पर कुछ नहीं बोलता और पिटाई करने पर भी बेजान सा पड़ा रहता है। काम बहुत धीरे हो रहा है। जिन लड़कों ने अपने परिवार का नंबर दे दिया है,
उनसे कहो कि और फिरौती मांगे। इसी में उनकी भलाई है। रहा सवाल उस पागल का, तो धिक्कार है, उसने मेरा ड्रग भी बर्बाद कर दिया। सुनो, अगर अगले कुछ घंटों में भी उसकी हालत ऐसी ही रही तो उसे खत्म कर देना। आज के हालात पहले जैसे नहीं है। हम 48वें जिले में ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मैंने सुना है कि वे लोग अब 46वें जिले तक पहुंच चुके हैं। बहुत खतरा है। बिल्कुल, इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। जितने भी लोग बात नहीं मान रहे, उन्हें जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दो ताकि कोई मुसीबत न रहे। बॉस सही कह रहे हैं। जो कहना नहीं मानते, उन्हें मर जाना चाहिए ताकि हमारी रफ्तार कम न हो। क्या आपका मतलब है कि हम उन सबको मार दें जो फिरौती देने को तैयार नहीं है? तो और क्या? क्या तुम उन बंधकों को जिंदा छोड़ोगे ताकि हम खुद जल्दी मारे जाएं? एक अल्फा होने के नाते राहुल की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए उसने यह बेरहम और खून खराबे वाली बातचीत साफ साफ सुन ली थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी और आंखों की पुतलियां फैली हुई थी। हालांकि लुटेरों का बोलने का लहजा, एक्सेंट, बहुत अजीब था, फिर भी वह उनके इरादे समझ पा रहा था। उस वक्त राहुल राहुल को स्थिति समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इन चंद शब्दों से ही उसे अंदाजा हो गया था कि उसके पास अब वक्त बहुत कम बचा है। समुद्री लुटेरे अपने कैदियों के सामने कुछ भी बोलने से कतराते नहीं थे। शायद इसलिए क्योंकि वे इन कोमल खाल वाले रईसजादों को हिकारत की नजरों से देखते थे, या फिर यह उनकी प्रताड़ना का कोई अनोखा तरीका था। वे बस इन कमजोर बंधकों से ज्यादा पैसा निचोड़ना चाहते थे, और उनकी यह चाल काम भी कर रही थी। उनकी बातें सुनकर राहुल ने महसूस किया कि उसके आसपास बैठे कई बंधक डर के मारे कांपने और रोने लगे थे। लेकिन राहुल इन सब चीजों से बिल्कुल बेखबर और उदासीन था। यह सब सिर्फ एक सपना है, राहुल ने अपने दिल की गहराइयों में एक आवाज को फुसफुसाते हुए सुना। हाँ, यह सब बस एक बुरा सपना है। राहुल को याद नहीं था कि उसे कितनी बार ये भयानक सपने आए थे। इतने वास्तविक, इतने खौफनाक और इतने सजीव, जैसे उसने सचमुच सपने में एक पूरी जिंदगी जी ली हो। वह एक बहुत बड़ी गलती थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसने आवेश में आकर अंजलि निंगजियाई को इतनी अजीब तरह से मार्क क्यों कर दिया। यह साफ था कि उस निशान को मिटाया जा सकता था, लेकिन अंजलि के परिवार वाले लकड़बग्घों की तरह उसके पीछे पड़ गए थे। यहाँ तक कि उसके पिता खन्ना साहब लू झेंगे ने भी उस पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त नियंत्रण कर लिया था और जबरदस्ती उसकी सगाई अंजलि से पक्की कर दी थी। राहुल ने बार बार मना किया, चीख कर कहा कि उसके दिल में कोई और है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तुम्हें खन्ना परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही होगी। उसके पिता, जो हमेशा मिलनसार लगते थे, अब उसके सामने बेहद क्रूर और भयानक दिख रहे थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करते हो। मैं तुम्हें साफ बता दूं, तुम जिस ओमेगा से शादी करोगे वह सिर्फ अंजलि है, और सिर्फ अंजलि ही होगी। राहुल को महसूस हुआ कि उसके ऊपर दबाव का बोझ भारी और दम घुटने वाला होता जा रहा है। इसी बेहद खराब मानसिक स्थिति में राहुल ने पाया कि उसका दिमाग धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे उसके डरावने सपने और हकीकत एक दूसरे में घुल मिल गए हों। कई बार ऐसा होता कि वह अपनी आंखें खोलता और बिस्तर पर जागता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह कौन सा साल है। एक तरफ वह अभी भी खन्ना परिवार का मशहूर वारिस और बड़ा बेटा था, लेकिन दूसरी तरफ वह एक हताश और बदनसीब आदमी था, एक ऐसा पागल जिसने अपना प्यार खो दिया था और जो अब निराशा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वह चिड़चिड़ा होता गया और उसका दर्द असहनीय हो गया। भले ही उसे पता था कि आर्यन सु लायांग जिंदा है, फिर भी राहुल को हर पल एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस होती थी। समय समय पर आर्यन को पूरी तरह खो देने का वह गहरा शोक राहुल पर किसी लहर की तरह हावी हो जाता। उसकी कल्पनाओं में बार बार आर्यन का शरीर दिखाई देता। उसकी त्वचा पीली और बेजान थी, और वह उन भ्रमों हैल्यूसिनेशंस से इतना डर जाता, इतना तड़पता कि उसे लगता कि उसका दिल और कलेजा इस दर्द से फट जाएंगे। पारिवारिक डॉक्टर ने कहा था कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, और उसे ये मतिभ्रम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके मेंटल सी में कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है। तुम्हें तुरंत अंजलि
निंग जियाई से शादी करनी ही होगी। केवल उसकी काबिलियत वाला ओमेगा ही तुम्हारी इस मानसिक स्थिति, मेंटल फ्यूग, को ठीक कर सकता है। राहुल एझाओ, क्या तुम भी स्नेक डेन के उस दानव की तरह बनना चाहते हो? लेकिन वे जितना दबाव डालते, शादी का बोझ उतना ही दमघुंटू होता जाता। खन्ना परिवार में कोई भी राहुल के भ्रम और उसके दर्द को नहीं समझ पा रहा था। वे बस बार बार उसे यही समझाते रहे कि उसके जैसा अल्फा सिर्फ अंजलि के लिए बना है। पर राहुल जानता था कि वह सिर्फ आर्यन सु लायांग से प्यार करता है। आखिरकार राहुल भाग निकला। खन्ना परिवार की कैद से निकलना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। जैसे ही वह आजाद हुआ, उसने अपने सपनों की यादों का पीछा करते हुए अर्थ एलायंस के एक बड़े हिस्से की यात्रा की। वह मुख्य स्टार डिस्ट्रिक्ट से सीधा सुदूर 48वें जिले, डिस्ट्रिक्ट 48 में पहुंच गया, वही जगह जहां उसने सपने में आर्यन का बेजान शरीर पाया था। हालांकि वह जानता था कि उसके विचार बेतुके हैं, उसे यह भी पता था कि वह शायद पागल हो चुका है, लेकिन राहुल अपने आवेग को रोक नहीं सका। उसे जवाब चाहिए थे। पर जब उसे हकीकत का सामना करना पड़ा, तो उसने पाया कि वह इसे सहने के काबिल नहीं है। समुद्री लुटेरों की उस गंदी काल कोठरी में, बदबू के बीच उस युवा अल्फा की फटी हुई आवाज गूंजती रही। डॉक्टर, मकान मालिक, बच्चा। राहुल ने धीरे से अपना सिर हिलाया, अपने होंठ भींचे और खुद से बुदबुदाने लगा। उस भयानक सपने के लोग आर्यन के शरीर के चारों ओर जमा थे, और उन्होंने आर्यन के लिए एक बहुत ही साधारण से अंतिम संस्कार की तैयारी की थी। जब वह उस सपने में वहां पहुंचा, तो उस डॉक्टर ने आर्यन के मेडिकल रिकॉर्ड उसके मुंह पर दे मारे थे। मकान मालिक ने हाथ बांधकर उसे बताया था कि आर्यन अंत में उससे पूरी तरह निराश हो चुका था। तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब उसे परेशान करने की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा वापस आना चाहता था। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता था, उसकी चिंता करता था। आर्यन ने कहा था कि उसे तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं बची है। हाँ 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 हाँ, तुम्हें इतना भरोसा कहाँ से आया कि वह अंत तक तुम्हारा इंतजार करेगा? अगर उसकी सेहत ठीक होती, तो वह कब का छोड़कर चला गया होता, समझे? मुझसे झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि वह ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी बात मानूंगा, तो वे उसे सबसे अच्छी जिंदगी देंगे। उसे बस यह समझ नहीं आता था कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं। जब उसने तुमसे वादा किया था, तब वह बहुत सच्चा था, और जब अंत में उसने सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला किया, तब वह बहुत शांत था। वह कभी वापस नहीं आया। उन्हें बस एक वारिस चाहिए था। जैसे ही मैं यह काम पूरा कर लेता, मैं आजाद हो जाता। हमें फिर कभी भागना नहीं पड़ता, हमें चूहों जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। हम अपनी पहचान छिपाकर वह सब पा सकते थे जो हम चाहते थे। ओह, मुझे याद आया, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना? जब तुम इतनी बेशर्मी से शादी कर ही चुके हो, तो अब उसकी मौत के बाद उसे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम आर्यन का इस तरह अपमान क्यों कर रहे हो? वह मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है, वह समझ जाएगा। उसने हमेशा मुझे समझा है। जैसे ही मैं वापस आऊंगा और उसे सब समझाऊंगा, वह मुझे माफ कर देगा। तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आर्यन सु लायांग मुझसे प्यार करता है। वह हमेशा मुझसे प्यार करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उससे हमेशा प्यार करूंगा। झूठे, नीच झूठों की टोली। उन लोगों को उसके डरावने सपनों तक ही सीमित रहना चाहिए था। लेकिन राहुल लू झिझाओ ने उन्हें ढूंढ निकाला। हकीकत में भी वे वही लोग थे। वे वही कचरा डिपो के अवैध डॉक्टर थे, और वही चिड़चिड़ा पर दयालु मकान मालिक। सिर्फ एक ही फर्क था, चाहे राहुल ने उन्हें कितना भी उकसाया या डराने की कोशिश की, उन लोगों ने उसे किसी दानव की तरह देखा, पर यह कभी नहीं माना कि वे आर्यन नाम के किसी लड़के को जानते हैं। इस बात ने राहुल को बेहद खुश भी किया, और बुरी तरह डरा भी दिया। उसे अब यकीन नहीं रह गया था कि वह जिस दुनिया में है वह सच है या सिर्फ एक सपना। इसी दिमागी उलझन की वजह से राहुल ने गलती से नशीली दवा मिला हुआ पानी पी लिया, और फिर वह यहाँ पहुंच गया। माहौल बहुत खराब था, लोग चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन राहुल का ध्यान खुद पर था ही नहीं।
उसके दिमाग में बस वे चेहरे घूम रहे थे जो उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति की गवाही दे रहे थे। वह नहीं जानता था कि उसकी इस सुदबुद खोई हुई हालत को समुद्री लुटेरों और बाकी कैदियों ने पागलपन समझ लिया है, और यही वजह थी कि उसे उन बंधकों की सूची में डाल दिया गया जिन्हें सबसे पहले खत्म किया जाना था। आखिरकार लुटेरों के अनुभव के अनुसार केंद्र के अमीर लोग भी अपने पागल बच्चों के लिए फिरौती देने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते जितनी एक सामान्य बच्चे के लिए। चरमराहट। काफी समय से खराब पड़ा लोहे का दरवाजा गूंजते हुए दोनों तरफ खुल गया। शराब की दुर्गंध से भरा एक समुद्री लुटेरा सेल के अंदर दाखिल हुआ। उसने राहुल की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें कहीं खोई हुई थी। ए लड़के, क्यों नहीं बताता कि तू कहां से आया है? बाकी सब फिरौती देने को तैयार हैं, पर तू? क्या सच में यही मरने का इरादा है? ड्रग्स की लत ने वैसे ही तेरी हालत खराब कर दी है, तेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। कम से कम हमारे संसाधन तो बचेंगे। लुटेरा गुस्से में राहुल से बोला। जब उसे एहसास हुआ कि सामने वाले युवक ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया है, तो उसने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और अपना दूसरा हाथ राहुल की ओर बढ़ाया। पहले तुझे तेरा खुद का खून देखना होगा, तब तुझे समझ आएगा कि यहाँ का मालिक कौन है। हमारे पास तुझ पर बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, उस समुद्री लुटेरे ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तभी राहुल लू झिझाओं की आंखों में अचानक चमक लौटी। उसने अपना सिर उठाया और खंजर लिए उस लुटेरे को एकटक देखने लगा। मुझे परेशान मत करो, उसने कहा। तुझे परेशान न करूं? हा 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 हा। छोटे मालिक, क्या अभी तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम हमारे जहाज पर हो? तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है और अभी भी तुम में रईसजादों वाला नखरा बाकी है। लुटेरे ने एक तरफ थूका और वह वार करने ही वाला था। राहुल का चेहरा भी बेहद खौफनाक और गहरा हो गया। उसने अपनी कलाइयां झटकीं। वह जानता था कि वह इन पुरानी हथकड़ियों को आसानी से तोड़ सकता है। राहुल की आंखों में खून उतर आया था। वह डरावना सपना एक बार फिर हकीकत पर हावी हो रहा था और उसे भ्रमित कर रहा था। उसे अपने सपनों में बहाया हुआ खून और वे लाशें याद आने लगी जो उसे घेर रही थी। राहुल को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, इसके उलट उसके मन में एक इच्छा जाग रही थी। राहुल अब खून करना चाहता था, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वह उस हकीकत में थोड़ी शांति पा सकता था जहां उसका दम घुट रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल ने अपना हाथ उठाया और एक क्लास अल्फा की पूरी ताकत के साथ उस लुटेरे को चीर देने के लिए तैयार हुआ, तभी उनके सिर के ऊपर मौजूद धातु की छत से एक भयानक गर्जना हुई। धुआं और धूल हर तरफ फैल गई और पूरे यान में सायरन गूंजने लगे। घुसपैठ की चेतावनी, घुसपैठ की चेतावनी। उस खटारा एआई सिस्टम की आवाज किसी टूटे हुए खिलौने की तरह बहुत तेज और फटी हुई आ रही थी। धमाके से हुए उस छेद से कई फुर्तीली आकृतियां नीचे कूदी और सीधे सेल के अंदर उतरी। वाह, टाइमिंग एकदम सही है। हम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। उनकी पहचान बताने के लिए उनकी वह खास गहरे काले रंग की कॉम्बैट यूनिफॉर्म ही काफी थी। और इतने शोरशराबे वाले माहौल में भी शुए यिनहुआन एक्सुई यिनहुआ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह वाइपर, जो इतना रिलैक्स था कि लग रहा था जैसे अभी सिगरेट सुलगा लेगा, उसने फटे पुराने कपड़ों में बंद कई कैदियों के बीच से तुरंत राहुल को पहचान लिया। लगता है तुम ठीक हो, यह तो बड़े अच्छी बात है, छोटे मालिक राहुल, उसने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा। राहुल, राहुल, पीले पड़े चेहरे के साथ उस बदबूदार धातु की काल कोठरी से शुए यिनहुआन एक्सुई यिनहुआ के पीछे पीछे बाहर निकला। भले ही इस अंतरिक्ष यान पर अभी अभी हमला हुआ था, लेकिन बाहर का नजारा काफी शांत और व्यवस्थित था। समुद्री लुटेरों को तेजी से काबू में कर लिया गया था और उन्हें उन्हीं कोठरियों में ठूंस दिया गया था जहां वे बंधकों को प्रताड़ित करते थे। बदकिस्मत कैदियों को आजाद कर दिया गया और उन्हें अपनी पहचान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। अच्छी तरह से प्रशिक्षित वाइपर्स के लिए 48वें जिले के ये कुख्यात समुद्री लुटेरे एक कमजोर गिरोह से ज्यादा कुछ नहीं थे। यान पर कब्जा करना और लुटेरों को वश में करना वाइपर्स के लिए उतना ही छोटा काम था जैसे कि इस अभियान का नाम था पिकनिक स्प्रिंग आउटिंग। इस पूरे मिशन में ध्यान देने वाली इकलौती बात यह थी कि लुटेरों के चंगुल में फंसे बंधकों में से एक खन्ना परिवार
खन्ना फैमिली का बड़ा बेटा था। शुए यिनहुआन की इस मामले पर अपनी ही राय थी। मालिक राहुल, इस बार आप सच में बहुत खुशकिस्मत हैं। ये समुद्री लुटेरे 48वें जिले में अपनी बेरहमी के लिए मशहूर हैं। मैंने सुना है कि ये बंधकों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करते हैं। कुछ खुद को होशियार समझने वाले लड़के, जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी, उन्हें सीधा नामर्द यूनक बनाकर धनु राशि सगिटेरियस के सर्कस में बेच दिया गया। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बुरा होता। उस वाइपर के लहजे में एक अजीब सा अफसोस झलक रहा था। और इत्तेफाक देखिए, इस बार बॉस ने खुद हमारा नेतृत्व किया। देखिए, एक ही झटके में इन लुटेरों का काम तमाम हो गया। टाइमिंग एकदम सही रही। मालिक राहुल, आप बिना किसी खरोंच के बच निकले। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उस वाइपर की चुपती हुई बातों के बीच राहुल का चेहरा और भी बिगड़ गया। वह अचानक रुक गया और नफरत भरी नजरों से शुए यिनहुआन को घूरने लगा। वे मामूली लुटेरे थे, मैं उनसे खुद निपट सकता था, उस रईसजादे ने बड़े रूखेपन से कहा। हालांकि राहुल के इस भड़के हुए गुस्से को देखकर शुए यिनहुआन की पहली प्रतिक्रिया कुछ कदम पीछे हटने की थी। फिर उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। ओह, माफ करना, माफ करना। मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। लेकिन मालिक राहुल, क्या आप कृपया कुछ कदम और पीछे हट सकते हैं? आप काफी देर से उस कोठरी में बंद थे, इसलिए आपको एहसास नहीं हो रहा होगा, पर वहां की बदबू बहुत ही भयानक है और आप भी। तुम। इस सीधे अपमान के सामने राहुल की आंखों में फिर से खून उतर आया। बेकाबू हत्या की इच्छा उसके दिल में किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगी। ठीक उसी पल, जब राहुल अपना आपा खोने ही वाला था, गलियारे के दूसरे छोर पर एक काली आकृति दिखाई दी। वह शख्स ब्लैक मैम्बा था। अपने साथियों की तुलना में कहीं ज्यादा शांत रहने वाले इस आदमी ने राहुल की बिगड़ती हालत को देखकर अपनी भवें सिकोड़ ली। उसने खामोशी से सिर हिलाकर खन्ना परिवार के वारिस को सलामी दी और फिर अपना ध्यान शुए यिनहुआन की ओर लगाया। अपनी मस्ती कम करो, यिनहुआन। मत भूलो, हम अभी भी एक मिशन पर हैं, ब्लैक मैम्बा ने उसे याद दिलाया। साथ ही बॉस सेंट्रल कंट्रोल रूम में है और वे राहुल से मिलना चाहते हैं। ठीक है। ब्लैक माम्बा की चेतावनी सुनकर शुए यिनहुआन यिनहुआ ने निराशा में कुछ बुदबुदाया और तुरंत अपना मजाक वाला चेहरा छोड़कर गंभीर हो गया। उसने राहुल की खूनी नजरों को नजरअंदाज किया और उसे उस खटारा अंतरिक्ष यान के कंट्रोल रूम की ओर ले गया। जैसे ही धातु का दरवाजा धीरे से खुला, भीड़ के बीच सबसे अलग दिखने वाला वह शख्स अचानक राहुल की नजरों के सामने आया। उस बेहद ठंडी और पैनी शख्सियत को देखकर, जो किसी बर्फीले फौलाद की तरह लग रही थी, राहुल की सांसें तेज होने लगी। उस खौफनाक सपने में यही वह इंसान था जिसने राहुल के सामने से आर्यन सू लायांग का बेजान शरीर छीन लिया था। नहीं, यह सही नहीं है। वह सिर्फ एक बुरा सपना था। आर्यन अभी ठीक है, वह मरा नहीं है। राहुल खुद को दिलासा देता रहा और काफी देर बाद बड़ी मुश्किल से खुद को शांत कर पाया। एक क्लास अल्फा होने के नाते राहुल के भीतर की बेचैनी और सतर्कता साफ झलक रही थी। रुद्र प्रताप लू तैपन ने बिना किसी भाव के अपने अधीनस्थों द्वारा भेजे गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, फिर अपना सिर उठाकर अपने भतीजे को देखा। उनकी भवें हल्की सी तन गई। एक क्लास अल्फा होने के नाते राहुल के भीतर की बेचैनी और सतर्कता साफ झलक रही थी। रुद्र प्रताप लू तैपन ने बिना किसी भाव के अपने अधीनस्थों द्वारा भेजे गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, फिर अपना सिर उठाकर अपने भतीजे को देखा। उनकी भवें हल्की सी तन गई। भले ही उन्होंने खुद आगे बढ़कर राहुल को लुटेरों से बचाया था, लेकिन इस वक्त अपने सगे भतीजे के सामने रुद्र प्रताप का रवैया बहुत ही उदासीन और रूखा था। खन्ना साहब, लू झेंगे ने मुझे बहुत सारे संदेश भेजे हैं। वे तुम्हारे इस बर्ताव से बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। जैसे ही राहुल ने अपने पिता का नाम सुना, उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसे शादी के लिए मजबूर किया था। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में तर्क की तार टूट गई हो। मेरे पिता? क्यों? क्या आपको भी मेरे पिता से मुझे पकड़कर ले जाने का आदेश मिला है? राहुल ने चिढ़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर कड़वाहट और थकान साफ थी।
उसके बोलते ही उसे एहसास हुआ कि कंट्रोल रूम में मौजूद कई लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं। वाह, तो बिगड़ा हुआ दिमाग ऐसा दिखता है। राहुल ने पीछे से शुए यिनहुआन की जानबूझकर धीमी की गई आवाज सुनी, जो उसे साफ सुनाई दे रही थी। अगले ही पल राहुल को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूल गया था कि रुद्र प्रताप भले ही सालों से दुनिया से कटे हुए थे, लेकिन खन्ना परिवार, खन्ना फैमिली, आज भी स्नेक डेन, सांपों का अड्डा, के अधीन ही था। रुद्र प्रताप उसके पिता को हुक्म दे सकते थे, लेकिन उसके पिता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे रुद्र प्रताप को कोई आदेश दें। रुद्र प्रताप, लू तैपन, के सामने खन्ना साहब, लू झेंगे, की हैसियत महज एक ऐसे मुलाजिम की थी जिसे हमेशा दबकर और सावधान रहना पड़ता था। क्योंकि अगर रुद्र प्रताप चाहें, तो एक पल में खन्ना साहब के सारे अधिकार और ताकत छीन सकते हैं। खन्ना परिवार का असली मालिक हमेशा से केवल एक ही व्यक्ति रहा है। अपने भतीजे की बदतमीजी भरी बातों पर रुद्र प्रताप ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी वह बर्फीली नजर बस एक पल के लिए राहुल राहुल के चेहरे पर रुकी और फिर वे वापस अपने काम में लग गए। रुद्र प्रताप ने अपना सिर झुकाया और अपने टर्मिनल पर जरूरी चीजों को निपटाना जारी रखा। कुछ देर बाद वे शांत स्वर में बोले, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। तुम्हारी इस हरकत ने स्नेक डेन के रोजाना के काम में खलल डाला है। मैं दोबारा ऐसा नहीं देखना चाहता। इतना कहकर रुद्र प्रताप ने एक इशारा किया। तभी राहुल ने महसूस किया कि दो वाइपर सैनिकों ने सीधे उसके पास आकर उसके हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? राहुल का चेहरा अचानक उतर गया और घबराहट में उसने गुस्से से पूछा। लेकिन इस बार रुद्र प्रताप ने उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। राहुल को जवाब मिला उस बातूनी वाइपर शुए यिनहुआन एक्सुई यिनहुआ से। अरे, हम स्नेक डेन वाले आपके साथ क्या ही करेंगे? हम वे लुटेरे थोड़े ही हैं जो लोगों को सर्कस में बेच दें। हम बस आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे और फिर आपको आपके प्यारे और मददगार पिता के पास भेज देंगे। आया, मुझे ऐसे मत देखिए। बड़े मालिक, आप अभी भी खन्ना परिवार के सदस्य माने जाते हैं। अगर आप फिर से यहाँ वहाँ भागेंगे, तो हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतना कहकर उस वाइपर ने हाथ पर थोड़ा जोर दिया और राहुल को वहां से ले जाने ही वाला था। लेकिन तभी धातु का वह दरवाजा एक बार फिर दोनों तरफ खुला और एक दुबला-पतला युवक तेजी से कंट्रोल रूम के अंदर आया। मैंने उन ओमेगा बंधकों की जांच कर ली है जिन्हें लुटेरों ने पकड़ा था। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए और लुटेरों को उन्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं मिला। बस वे अभी बहुत डरे हुए हैं और किसी भी अल्फा को अपने पास नहीं आने दे रहे। मुझे लगता है कि मैं अकेला ही अगला काम पूरा कर सकता हूँ, ताकि उन्हें और ज्यादा तनाव न हो। आर्यन ने अपने हाथ में मौजूद डेटा को देखते हुए बिना सिर उठाए कंट्रोल रूम में बैठे शख्स रुद्र प्रताप से बात की। भले ही आर्यन को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन बाहर वालों की नजरों में उसका स्वभाव और अंदाज अब काफी हद तक रुद्र प्रताप से मेल खाने लगा था। आर्यन, जिस इंसान के लिए वह तड़प रहा था, उसे अचानक इस तरह अपने सामने देखकर राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने फटी हुई आवाज में, यकीन न कर पाने वाले अंदाज में आर्यन का नाम पुकारा। तुम यहाँ कैसे? राहुल? आर्यन ने चौंक कर अपना सिर घुमाया और शुए यिनहुआन के बगल में खड़े उस बेहद बदहाल और थके हुए युवा अल्फा को देखा। अगर आर्यन ने राहुल के साथ दिन रात वक्त न बिताया होता और वह उसे इतनी अच्छी तरह न जानता, तो उसके लिए पहचानना मुश्किल होता कि बिखरी हुई दाढ़ी और शरीर से आती दुर्गंध वाला यह बेहाल युवक खन्ना परिवार का वही घमंडी और रईस वारिस है। एक पल के लिए आर्यन को समझ नहीं आया कि वह राहुल का सामना किस भाव के साथ करे। वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक औपचारिक मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें बचा लिया गया है और अब तुम सुरक्षित हो। यह वाकई बहुत अच्छी बात है। 48वें जिले के समुद्री लुटेरों पर सीधा हमला करने की योजना बदलने से पहले ही रुद्र प्रताप लू तैपन ने आर्यन को राहुल के पकड़े जाने की सूचना दे दी थी। राहुल आखिर 48वें जिले में कर क्या रहा था? आर्यन राहुल के इस व्यवहार से थोड़ा उलझन में था, लेकिन जल्द ही उसे अपने पिछले जीवन की याद आई, उस जिंदगी में जब वह और राहुल घर से भागे थे
तो खन्ना परिवार द्वारा बेदखल किए जाने और पीछा किए जाने के दबाव में वे अनजाने में इसी 48वें जिले में आ छिपे थे। जहां तक राहुल का सवाल है, जो इस बार अकेले घर से भागा था, वह भी शायद वैसी ही परिस्थितियों में लाचार होकर यहाँ पहुंचा होगा। बस हैरान करने वाली बात यह थी कि राहुल जैसे ऊंचे स्वाभिमान और क्लास अल्फा वाले इंसान को समुद्री लुटेरों ने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। हालांकि आर्यन ने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। आखिरकार अब राहुल का उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा आर्यन यह अच्छी तरह जानता था कि चूंकि वाइपर्स को पता चल चुका था कि राहुल लुटेरों के हाथ में है, तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। आर्यन के लिए इतना जानना ही काफी था। लेकिन राहुल के लिए इस सब का शांति से सामना करना मुमकिन नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह बहुत खतरनाक है। तुम इन वाइपर्स के साथ क्यों हो? बोलते बोलते राहुल की आवाज में एक अजीब सी खुशी और उत्साह भर गया। यह मेरे लिए है ना? तुम्हें पता चला कि मैं खतरे में हूँ, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए। मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। ब्रेकअप, रिश्ता तोड़ना के बारे में तुमने जो भी कहा था, वह बस तुम्हारा गुस्सा था। आर्यन, मुझे पता है, मैं सब समझता हूँ। अत्यधिक खुशी के कारण राहुल के चेहरे की मांसपेशियां अनजाने में फड़क रही थी। आर्यन उसे इस हालत में देखकर बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों को मन में समेटा और जैसे ही वह खुद का बचाव करने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, तभी उसके पास से एक आदमी की बेहद गंभीर और भारी आवाज आई। वह यहाँ सिर्फ अपने मिशन, काम की वजह से आया है। जब हम यहाँ के लिए रवाना हुए थे, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि खन्ना परिवार के बड़े बेटे होकर तुम मामूली लुटेरों के हत्थे चढ़ जाओगे। रुद्र प्रताप ने बिना किसी भाव के कहा। उनका लहजा बर्फीला था। बिल्कुल सही। राहुल के पीछे से शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया ने तुरंत हामी भरी। लेकिन राहुल जैसे इन बातों को सुन ही नहीं रहा था। वह अब भी सपनों की दुनिया में खोया हुआ आर्यन को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और चाहत थी। वह देखने में थोड़ा लाचार भी लग रहा था। राहुल को इस हाल में देखकर आर्यन के मुंह से अनजाने में एक आन निकल गई। मैं यहाँ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। उसने रुद्र प्रताप, लू तैपन की बात को गलत नहीं ठहराया। मेरा यहाँ आना तुम्हारे लिए नहीं था। बेशक, मुझे खुशी है कि वाइपर्स ने तुम्हें सही सलामत बचा लिया है। मिशन? वे तुम्हें मिशन पर क्यों भेज रहे हैं? राहुल ने आर्यन की बात काटते हुए पूछा। राहुल का चेहरा और भी भयानक हो गया और उसकी आवाज तीखी होने लगी। यह समुद्री लुटेरों का इलाका है। यहाँ बहुत खतरा है। ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? राहुल यकीन न कर पाने के अंदाज में चिल्लाया और फिर रुद्र प्रताप की ओर नफरत से देखने लगा। क्या आपने उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया? आप एक मासूम कर्मचारी को अपने साथ युद्ध के मैदान में कैसे ला सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि आर्यन एक बीटा है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? राहुल? आर्यन की आवाज और ठंडी हो गई और उसने बिना किसी भाव के राहुल से कहा। आर्यन की नजरों से नजरें मिलते ही गुस्से से भरा राहुल थोड़ा सकपका गया। वह बुदबुदाया, ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन, मैं सच में तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। उसे तुम्हारी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र प्रताप ने आर्यन की तरफ से जवाब देते हुए बड़े अधिकार के साथ कहा। वह स्नेक डेन, सांपों का अड्डा का हिस्सा है और मैं खुद उसकी सुरक्षा करूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी आंखें उठाईं और शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया को देखा, जो बड़े मजे से सब कुछ देख रहा था। अपने बॉस की पैनी नजर पड़ते ही शुए यिनहुआन अचानक होश में आ गया। आह, मालिक राहुल, कृपया मेरे साथ चलिए। एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसे अभी अभी लुटेरों से बचाया गया है, ज्यादा मत सोचिए। चलिए, चलते हैं। हम बाद में आपके लिए मानसिक इलाज का इंतजाम करेंगे। कुछ दवाइयां लीजिएगा तो आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। शुए यिनहुआन धीरे धीरे बुदबुदाते हुए राहुल को खींचने लगा, जो गुस्से में तना हुआ था। दूसरी ओर आर्यन ने राहुल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह मुड़ा और आज्ञाकारी भाव से रुद्र प्रताप के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन राहुल की आंखों में यह नजारा पड़ते ही
एक बार फिर सपना और हकीकत आपस में मिल गए। वह टूटा हुआ ताबूत, वह बेजान शरीर जिसे वह आदमी अपनी बाहों में उठाकर ले गया था, उसके अपने कुचले हुए हाथ पैर और मलबे में पड़ा उसका लाचार शरीर जो बस रो सकता था। नहीं, शुए यिनहुआन ने सिर्फ राहुल की एक चीख सुनी। अगले ही पल एक हाई लेवल अल्फा की बेहद हिंसक और पागल कर देने वाली ऊर्जा ऑरा वहां फैल गई। उस भारी दबाव ने शुए यिनहुआन को जकड़ लिया, उसकी आंखें फटी रह गईं और चेहरा पीला पड़ गया। उसने पीछे हटने के बजाय राहुल को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन राहुल पहले ही उसकी पकड़ से छूट चुका था और पागलों की तरह आर्यन की ओर लपका। तुम मेरे हो, वह पागलों की तरह चिल्लाया। आर्यन। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि पलक झपकते ही राहुल राहुल आर्यन आर्यन के ठीक सामने पहुंच गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन को पकड़ने की कोशिश में सीधे उसकी बाह की ओर लपका। लेकिन फिर राहुल की आकृति अचानक वहीं जम गई। उसकी वह दीवानी पुकार उसके गले में ही फंस कर रह गई और वह एक सांस तक नहीं ले पा रहा था। एक ऐसी भावना जिसे खौफ कहा जा सकता है ने अचानक उसे चारों ओर से घेर लिया, जिससे वह पूरी तरह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। कोशिकाएं, हड्डियों का गूदा, नसें। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर एक छोटी इकाई को किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो और वे उस भयानक ठंडक के डर से अनियंत्रित होकर कांप रही थी। भूमि भूमि भूमि। राहुल को अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें किसी टूटी हुई धौंकनी की तरह तेज चल रही थी। वह अपनी आंखें तक नहीं हिला पा रहा था और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। लेकिन वह काली, ठंडी आकृति अब भी बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके चाचा रुद्र प्रताप लू तैपन ने हाथ बढ़ाकर आर्यन को अपने पीछे छिपा लिया है। फिर उन्होंने राहुल की ओर इतने घमंड और अधिकार से देखा जैसे वे ही उस लड़के के असली मालिक हों। आखिर कब से मैंने तुम्हारे जैसी चीजों को अपने लोगों पर बुरी नजर डालने की इजाजत दे दी? मेरे लोग? शायद उस टॉप अल्फा का दबाव इतना ज्यादा था कि राहुल राहुल ने जब ये दो शब्द सुने तो उसे अपनी खोपड़ी के अंदर उनकी गूंज महसूस हुई। वह यकीन न कर पाने वाले अंदाज में अपने सामने खड़े उन दो लोगों को देखने लगा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। रुद्र प्रताप लू तैपन ने पहले कहा था कि आर्यन आर्यन स्नेक डेन सांपों का अड्डा का हिस्सा है, और चूंकि वह स्नेक डेन का कर्मचारी था तो इसका मतलब था कि आर्यन उनसे भी जुड़ा हुआ था। राहुल के अंदर से एक आवाज आ रही थी जो इस पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने का नजारा इतना चौंकाने वाला था कि वह खुद को धोखा भी नहीं दे सकता था। वह आदमी जो उसकी यादों में हमेशा ठंडा और अहंकारी था और जिसने कभी कोई भावना नहीं दिखाई थी, आज आर्यन की रक्षा ऐसे कर रहा था जैसे कोई जंगली जानवर अपने इलाके की हिफाजत करता है। चूंकि वे दोनों अल्फा थे, इसलिए राहुल के लिए रुद्र प्रताप से निकलने वाली उस धमकी और अकेले अधिकार वाली भावना को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल के अंदर कुछ जल रहा हो, जैसे किसी भोथरे और जंग लगे चाकू से उसे चीरा जा रहा हो। दर्द और गुस्सा एक साथ उस युवा अल्फा की आत्मा से टकराए, जिससे उसके चेहरे के भाव बेहद डरावने और बिगड़े हुए हो गए। कोई भी आम इंसान जिसे अल्फा के मानसिक संतुलन बिगड़ने मेंटल कोलैप्स के बारे में कुछ न पता हो, वह भी राहुल की हालत देखकर समझ सकता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। बेशक आर्यन ने भी उस बिगड़ते माहौल को भांप लिया था और अपनी भवें सिकोड़ ली थी। रुद्र प्रताप के दबाव का मुकाबला करने के लिए राहुल भी अपनी पूरी मानसिक शक्ति और फेरोमोन्स छोड़ने की कोशिश कर रहा था। आर्यन को पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म से बाहर की खुली त्वचा पर हल्का दर्द महसूस होने लगा। वह अनजाने में ही रुद्र प्रताप की ओर झुक गया। स्नेक लॉर्ड की ऊर्जा शुद्ध, ठंडी और बेहद ताकतवर थी, जिसने दूसरे अल्फा के फेरोमोन को आसानी से रोक दिया। आर्यन को तुरंत बहुत राहत महसूस हुई। रुद्र प्रताप ने स्वाभाविक रूप से आर्यन के इस खिंचाव को महसूस किया। उन्होंने सहजता से अपना हाथ उठाया और आर्यन को अपने पीछे और करीब खींच लिया। पिछले कुछ दिनों में आर्यन और रुद्र प्रताप के बीच एक गहरा सामंजस्य
टैसिट अंडरस्टैंडिंग बन गया था और स्नेक डेन के बाकी लोग इन दोनों की इस नजदीकी के आदी हो चुके थे। लेकिन राहुल की नजरों में यह नजारा कुछ और ही था। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली ने उसे जिंदा चीर दिया हो। रुद्र प्रताप, उसके चाचा, वे उसके प्यार के इतने करीब क्यों थे? उसकी आंखों के सामने खून जैसा धुंधलापन छाने लगा। हकीकत में राहुल की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसके दांत भिंचे हुए थे और उसके डरावने सपने और हकीकत की यादें आपस में उलझ रही थी। उसके दिमाग में आर्यन अब सिर्फ उसका छोटा सा बॉयफ्रेंड नहीं था जो उससे नाराज था, बल्कि वह प्रेमी था जो एक गलतफहमी के कारण मर चुका था। मगर वही आर्यन जो कभी उससे इतना प्यार करता था, अब इतनी मासूमियत और आज्ञाकारी भाव से दूसरे अल्फा के पीछे छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रेमी हों। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? राहुल राहुल की बढ़ती हुई हिंसक मानसिक शक्ति, मेंटल पावर की वजह से उस शांत कंट्रोल रूम में हवा के तेज झोंके महसूस होने लगे। वहां मौजूद वाइपर सैनिकों के चेहरे के भाव बदल गए और उनकी नजरें पैनी हो गईं। वे अपनी जगह से हिले तो नहीं, लेकिन उनके शरीर का एक एक हिस्सा हमले के लिए तैयार हो गया। कुछ सैनिकों ने चुपके से अपनी पोजीशन बदल ली ताकि राहुल उनके निशाने पर आ जाए। लेकिन उसी समय रुद्र प्रताप, लू तैपन, ने हाथ से इशारा किया और बाकी वाइपर्स को बीच में न आने का संकेत दिया। स्नेक डेन के मालिक की आंखें बर्फीली थी और वे बिना किसी भाव के अपने सामने कांपते हुए भतीजे को देख रहे थे। साथ ही उन्होंने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपने पीछे खड़े आर्यन आर्यन से धीरे से कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो मेका में जाकर आराम कर सकते हो। वहां ज्यादा सुरक्षा और शांति है। उनकी बात सुनते ही महोरगा, जो स्टैंड बाय पर था, शिपबोर्ड मोड में बदलकर चुपचाप कंट्रोल रूम में प्रकट हो गया। सच तो यह था कि समुद्री लुटेरों का पूरा अंतरिक्ष यान अब वाइपर्स के कब्जे में था। अगर कोई आराम करना चाहता तो वह वाइपर्स के रेस्ट एरिया में जा सकता था या जहाज पर कोई भी कमरा ढूंढ सकता था। इसके अलावा आर्यन को वास्तव में आराम की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उसने अपने सामने उस जाने पहचाने काले मेका को देखा तो उसने बड़ी मासूमियत और शांति से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, आर्यन ने धीरे से कहा। महोरागा का दरवाजा चुपचाप खुला। आर्यन ने फुर्ती से छलांग लगाई और देखते ही देखते रुद्र प्रताप के निजी मेका के अंदर गायब हो गया। दरवाजा बंद हो गया। अगर राहुल अब तक रुद्र प्रताप और आर्यन की नजदीकी को देखकर खुद को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, तो अब वह और नहीं कर सका। अपने पुराने प्यार को अपने ही चाचा के निजी मेका में इतनी सहजता से जाते देख राहुल का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिखर गया। आपने उसके साथ क्या किया? आर्यन मेरा है, आप मेरी चीज कैसे छीन सकते हैं? राहुल का शरीर झटके खा रहा था। जबरदस्त उत्तेजना के कारण उस क्लास अल्फा के शरीर की पूरी ताकत अचानक फूट पड़ी। रुद्र प्रताप के दबाव के कारण जो शरीर पहले हिल भी नहीं पा रहा था, उसमें अब अचानक हरकत आ गई। गुस्से में पागल होकर राहुल दहाड़ा और सीधे रुद्र प्रताप की ओर लपका। वह उस आदमी की गर्दन मरोड़ देना चाहता था। वह उसे खत्म कर देना चाहता था। वह उस इंसान को पूरी तरह कुचल देना चाहता था जो हमेशा उससे ऊपर रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल ऊपर कूदा, उसकी नजर रुद्र प्रताप की ठंडी नजरों से टकराई। उन गहरी आंखों में एक अजीब सा तिरस्कार और नफरत थी, और उसके साथ ही मौत का वह भयानक खौफ। एक बर्फीली ठंडक राहुल के भ्रमित दिमाग में किसी कील की तरह चुभ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि रुद्र प्रताप, लू तैपन इसी पल का इंतजार कर रहे थे। रुद्र प्रताप उसे मार डालना चाहते थे। धड़ाक। अगले ही पल राहुल फिर से चीखा, लेकिन इस बार यह गुस्सा नहीं, बल्कि एक जानलेवा दर्द था। उसने खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस किया। इससे पहले कि वह रुद्र प्रताप को छू भी पाता, एक काली परछाई किसी भूत की तरह बिजली की रफ्तार से उनके बीच आ गई। वह महोरगा था। महोरागा ने अपना यांत्रिक हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी से राहुल का रास्ता रोक दिया। राहुल किसी पहिए से टकराकर दूर गिरने वाले पत्थर की तरह दूसरी दिशा में जा गिरा। एक लेवल अल्फा भी उस महान मेका के सामने बिल्कुल कमजोर था।
राहुल कंट्रोल रूम की धातु की दीवार से जोर से टकराया और उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। क्यों? उस युवक ने गहरे दर्द और सदमे में अपना सिर उठाया। उसने दूर खड़े उस भयानक काले मेघा को देखा और उसके गले से एक हल्की सी आवाज निकली, आर्यन, आर्यन। क्यों? गहरी उलझन में डूबा हुआ राहुल धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे खिसका और एक आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उस समय पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। महोरागा अब भी वहीं खड़ा था, हमला रोकने की मुद्रा, पॉस्चर में। उसके पीछे खड़े रुद्र प्रताप अपने ही मेका को देख रहे थे और पहली बार उनके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। वहां मौजूद वाइपर सैनिकों के चेहरे के भाव बहुत ही अजीब थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि मेका अपने आप किसी हमले को नहीं रोकता जब तक कि कोई उसे नियंत्रित न कर रहा हो। रुद्र प्रताप उस वक्त मेका के अंदर नहीं थे और जैसा उनका स्वभाव था, वे कभी भी एक निहत्थे अल्फा के हमले को रोकने के लिए रिमोट कंट्रोल से मेका का इस्तेमाल नहीं करते। इस वक्त मेका के अंदर केवल एक ही व्यक्ति था, आर्यन। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कुछ ही समय बाद आर्यन आर्यन एक अलग लाउंज में उदास बैठा था और अपने बगल में बैठे शख्स से बात कर रहा था। जब उसने यह कहा तो उसका चेहरा अब भी थोड़ा पीला पड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही उसने राहुल राहुल के रुद्र प्रताप लू तैपन पर किए गए हिंसक हमले को महोरगा के जरिए रोका था। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि उसने यह सब कैसे किया। उस वक्त वह बस गुमसुम सा मेका के अंदर बैठा था। वह जानता था कि रुद्र प्रताप ने उसे राहुल से दूर रहने के लिए कहा था और वह उनकी अच्छी नीयत को समझता था। राहुल पूरी तरह से खुद के बनाए भ्रम में जी रहा था और उससे बात बढ़ाना सिर्फ शर्मिंदगी का सबब बनता। फिर आर्यन ने वह नजारा देखा। उसने देखा कि राहुल अचानक उछला और रुद्र प्रताप पर हमला कर दिया। उस पल आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसकी स्थिति बदल चुकी थी। वह पूरी तरह से महोरागा के साथ सिंक जुड़ हो चुका था। उस काले मेका ने अपना हाथ बढ़ाकर रुद्र प्रताप की रक्षा की थी और राहुल हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। मैं बस उसे रोकना चाहता था, उस पर हमला करना नहीं, आर्यन ने उदासी भरे लहजे में कहा। तुमने राहुल पर हमला नहीं किया, तुमने बस सुरक्षा कवच शील्ड को सक्रिय किया था, जिसने उसके हमले की ताकत को उसी की तरफ वापस धकेल दिया। इसी वजह से उसे चोट लगी है। रुद्र प्रताप ने भारी आवाज में उसे सही किया। मेडिकल टीम ने रिपोर्ट दी है कि राहुल बस कुछ समय के लिए बेहोश हुआ है। यह उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति मेंटल पावर पहले से ही बहुत उलझी हुई थी। पागलों की तरह जागते रहने से बेहतर है कि वह बेहोश रहे। स्नेक डेन के मालिक का चेहरा बिल्कुल शांत था और उनकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। लेकिन आर्यन महसूस कर सकता था कि रुद्र प्रताप इस समय मानसिक रूप से परेशान थे। उस आदमी के फेरोमोन्स जो आमतौर पर ठंडे और सुहावने होते थे, उनमें अब एक हल्की सी कड़वाहट महसूस हो रही थी। इससे पता चलता था कि रुद्र प्रताप उतने शांत नहीं थे जितने वे दिख रहे थे। यह जानकर आर्यन का मन और भी उदास हो गया। माफी चाहता हूँ, आर्यन ने अनजाने में फिर से वही बात दोहराई। मैंने आपकी अनुमति के बिना आपके मेका को चलाया और तुमने मेरी रक्षा की है। रुद्र प्रताप ने बड़ी कोमलता से आर्यन की बात काटी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और आर्यन की आंखों में आंखें डालकर बड़े ठहराव के साथ उसे देखा। उनके हाव भाव थोड़े अजीब थे और आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त रुद्र प्रताप लू तैपन के मन में क्या चल रहा है। क्या तुम इस बात के लिए माफी मांगना चाहते हो? रुद्र प्रताप ने बिना किसी भूमिका के पूछा। आर्यन दंग रह गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। क्या उसे इस बात का पछतावा था कि वह उस स्थिति में रुद्र प्रताप के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया? भले ही वह जानता था कि रुद्र प्रताप इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, लेकिन आर्यन ने गहराई से सोचा तो पाया कि अगर वह स्थिति दोबारा आती तो वह शायद फिर से बिना सोचे समझे उस आदमी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता, क्योंकि वह रुद्र प्रताप की रक्षा करना चाहता था, उस शख्स की जिसे दुनिया उसकी बेपनाह ताकत की वजह से एक दानव समझती थी। मैं शायद फिर से नियम तोड़ दूंगा,
आर्यन ने थोड़ी कमजोर आवाज में कहा। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर वह कोई छोटा मासूम जानवर होता तो शायद यह कहते वक्त उसके कान और पूंछ लटक गए होते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तभी आर्यन ने रुद्र प्रताप की फुसफुसाहट सुनी। मुझे माफ करना। आज मेरा खुद पर से नियंत्रण थोड़ा खो गया था। आर्यन यह देखकर हैरान रह गया कि हमेशा शांत रहने वाले रुद्र प्रताप ने अपना सिर झुका लिया था। उनके लंबे बाल उनके पीले पड़े गालों पर बिखरे हुए थे, जिससे वे थोड़े असहाय और कमजोर लग रहे थे। मैं मैं आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल सी, को ठीक कर सकता हूँ। रुद्र प्रताप को इस हालत में देखकर आर्यन का दिल भर आया और वह कुछ और सोच ही नहीं पाया। लेकिन रुद्र प्रताप ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे किसी मानसिक मार्गदर्शन, गाइडेंस की जरूरत नहीं है। असल में मेरी मानसिक स्थिति इस वक्त बहुत स्थिर है। इतना कहने के बाद स्नेक लॉर्ड कुछ पलों के लिए खामोश हो गए। फिर आर्यन ने रुद्र प्रताप के दबे हुए और भारी गले से एक स्वीकारोक्ति सुनी। मुझे बस जेलसी हो रही है। उस आदमी ने बड़ी ईमानदारी से अपना हाल बता दिया। साहब, रुद्र प्रताप साहब, आर्यन ने हैरानी में अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। जैसे ही पहली बात मुंह से निकली, रुद्र प्रताप के आगे के शब्द और भी सहज हो गए। उन्होंने सीधे आर्यन की आंखों में देखा और अपनी बात जारी रखी। मैं बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। खासकर तब जब मैंने खुद अपने कानों से वे बातें सुनी जो राहुल ने तुमसे कही। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतना आग बबूला था कि खुद को संभाल नहीं पा रहा था। भले ही मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मेरे मन में तुम्हें अपना बनाने की बहुत तीव्र इच्छा है। रुद्र प्रताप ने हताशा में एक लंबी आह भरी। मैं अभी भी तुम्हें पाने की कोशिश, कोर्टिंग पीरियड, कर रहा हूँ, और इस दौरान तुम्हें किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार करने का पूरा हक है। लेकिन जब मैंने दूसरे अल्फा को तुम्हारे पास देखा तो मैंने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। मुझे मुझे उसे जान से मार देने की इच्छा हो रही है। उस आदमी की पुतलियां गहरी काली पड़ गई थी। उसने अपने बगल में बैठे युवक को देखा और एक एक शब्द चबाकर बोला, मैं तुम्हारे आसपास के सभी अल्फा को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता हूँ, ताकि अब से तुम सिर्फ मुझे ही देखो। और इसी नीच इच्छा की वजह से मेरा उस लड़के के साथ झगड़ा हुआ और इसमें तुम भी घसीटे गए। यहाँ पहुंचते ही रुद्र प्रताप लू तैपन के होठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे इस पर दुखी होना चाहिए था। एक काबिल वाइपर का बर्ताव ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैं तुम्हें अपने सामने ढाल बनकर खड़ा देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं पागल सा महसूस करने लगता हूँ। रुद्र प्रताप ने बड़ी गंभीरता से अपनी मनस्थिति का विश्लेषण किया। उनकी नजरें लगातार आर्यन के चेहरे पर टिकी थी। मैं अपनी ये भावनाएं तुम्हें ज्यादा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इससे तुम असहज महसूस करोगे, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। यहाँ उस आदमी ने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा। यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है। अगर रुद्र प्रताप लू तैपन के इस विश्लेषण को किसी को मनाने, कोट करने का तरीका माना जाए तो यह बेहद अनाड़ी था, शायद उस छोटे जंगली फूल से भी कम प्रभावशाली जो उन्होंने आर्यन को पहले दिया था। लेकिन आर्यन इसी सादगी और सच्चाई के आगे हार गया। युवक फटी आंखों से रुद्र प्रताप की भावनाओं को सुनता रहा। कुछ देर के लिए उसके होंठ सिल गए, आवाज गले में ही फंस कर रह गई। रुद्र प्रताप के शब्द इतने सीधे और तीखे थे कि वे किसी दहकती हुई आग की तरह आर्यन की ओर लपके। आर्यन के दिल की गहराइयों में जमी हुई कोई चीज बेकाबू होकर पिघलने लगी, जिससे उसे घबराहट और डर महसूस होने लगा। रुद्र प्रताप ने कहा था कि वे कुछ अजीब होते जा रहे हैं, और आर्यन को महसूस हुआ कि उसके साथ भी वही हो रहा है। घबराहट, उलझन और खट्टी मीठी भावनाएं उसके शरीर के भीतर से बुलबुलों की तरह फूट रही थी। उसके दिल में एक जज्बात उबलने लगा था, जिससे आर्यन को थोड़ा डर भी लग रहा था। पूरी तरह से नियंत्रण खो देने का यह एहसास उसके लिए बहुत नया और अजीब था। आर्यन ने अनजाने में अपनी आंखें नीचे झुका ली, उस आदमी की टकट की भरी नजरों से बचते हुए। उसने अभी तक यह नहीं सोचा था कि उसे इस वक्त रुद्र प्रताप के साथ कैसे पेश आना चाहिए।
आर्यन की खामोशी देखकर रुद्र प्रताप की आंखों की चमक एक पल के लिए फीकी पड़ गई। शायद माहौल की इस असहजता को भांपते हुए स्नेक लॉर्ड का कम्युनिकेटर बज उठा। ऐसा लगा कि उन्हें किसी जरूरी काम से जाना होगा। रुद्र प्रताप ने अपनी नजरों को नीचे किया और अपने सामने उस घबराए हुए युवक को देखा। उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और तुरंत खुद को संभाल लिया। बस कुछ ही पलों में रुद्र प्रताप फिर से स्नेक डेन के वही शांत, स्थिर और शक्तिशाली मालिक बन गए, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता था। वे खड़े हो गए। अब मुझे जाना चाहिए, उन्होंने आर्यन से धीरे से कहा। मुझे माफ करना, मैंने ये बातें तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर करने के लिए नहीं कही थी। मैं बस थोड़ा आपा खो बैठा था। मैं बस तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। यह वाक्य उस उम्रदराज शख्स के दिमाग में कौंधा, जिससे एक ऐसी मिठास और कड़वाहट पैदा हुई जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रुद्र प्रताप खुद से थोड़ा चिढ़ गए थे। वे आज फिर से बेवकूफ और लापरवाह बन रहे थे। वे जानते थे कि आर्यन ने राहुल की वजह से क्या क्या सहा है, फिर भी उन्होंने अनजाने में वही दबाव उस पर डाल दिया था। उन्हें इस चीज से बचना चाहिए था। कृपया मेरी पिछली बातों पर ध्यान मत देना। इतना कहकर रुद्र प्रताप ने तुरंत वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके हाथ को छुआ है। आर्यन ने उनकी कलाई काफ पकड़ ली थी। आर्यन! वे चौंक गए। इसके तुरंत बाद रुद्र प्रताप लू तैपन ने महसूस किया कि एक परिचित और कोमल मानसिक शक्ति, स्पिरिचुअल फोर्स, सावधानी से उनकी ओर बढ़ रही है। हवा में एक हल्की सी मीठी खुशबू घुल गई थी। रुद्र प्रताप का शरीर पूरी तरह जम गया और वे घबराहट में आर्यन को देखने लगे। दूसरी ओर आर्यन ने अपना सिर झुका लिया था और एक हाथ से रुद्र प्रताप की आस्तीन पकड़े हुए था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ऊपर उनकी नजरों में झांके। हालांकि कॉलर के बाहर दिख रही उसकी गर्दन और कान इस समय गुलाबी पड़ चुके थे। मैं आपका पर्सनल मेंटल कंडीशन हूँ और यह मेरी जिम्मेदारी है कि जब आपकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो तो मैं उसे समय पर ठीक करूं। और मुझे आपकी भावनाओं को भी शांत करना चाहिए। जैसे वह खुद को तसल्ली दे रहा हो, आर्यन एक ही सांस में बहुत कुछ बोल गया। उसकी फुसफुसाहट के साथ उसके शरीर से वह गर्म, नरम और मीठा सफेद सांप, मानसिक शक्ति, धीरे धीरे जागा। वह रेंगते हुए उस अल्फा की ओर बढ़ा और फिर धीरे धीरे स्नेक डेन के उस मालिक के चारों ओर लिपट गया, जिसका पूरा शरीर तनाव में तना हुआ था। जैसे ही उसने रुद्र प्रताप को छुआ, उनके भीतर के काले सांप, जो पहले से ही बेचैन थे, बाहर निकल आए और बड़ी बेसब्री और लालच के साथ आर्यन की मानसिक शक्ति पर झपट पड़े। भूमि! आर्यन के मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली। रुद्र प्रताप की आंखें बहुत गहरी थी और उनकी पुतलियां चमक रही थी। उन्होंने अचानक जोर लगाकर आर्यन का हाथ थाम लिया, लेकिन खुद पर कड़ा नियंत्रण रखते हुए उन्होंने और कोई हरकत नहीं की। उस शांत लाउंज में वह आदमी खामोशी से उस युवक का हाथ थामे रहा। दोनों के बीच एक हाथ की दूरी थी, लेकिन उनकी उंगलियां एक दूसरे में मजबूती से फंसी हुई थी। वह अहंकारी काला सांप और कोमल सफेद सांप एक नाजुक उलझन में पड़ गए थे, एक दूसरे में मिलते और बदलते हुए। उनकी मानसिक शक्तियों का यह मिलाप ज्यादा देर नहीं चला। यह बस एक बहुत ही संक्षिप्त बुनियादी मानसिक उपचार, मेंटल कंडीशनिंग था। लेकिन जब आर्यन ने अपना हाथ छुड़ाया तो उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था जैसे कि अभी खून निकल आएगा। अगर आपको अभी भी असहज महसूस हो रहा हो तो कृपया मुझे बताएं, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आर्यन ने रूखे स्वर में कहा। मुझे अब कोई परेशानी नहीं है। तभी उसे रुद्र प्रताप की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल वह आदमी अचानक नीचे की ओर झुका और आर्यन के इतने करीब आ गया कि वह उसे साफ देख सके। रुद्र प्रताप की आंखों में एक चमक थी, किसी शिकारी जानवर जैसी चमक। उनकी आंखें उस भूखे जानवर की तरह थी जिसका पेट कभी नहीं भरता। उनके शरीर से निकलने वाले फेरोमोन भी उनकी इसी भूख की गवाही दे रहे थे। आर्यन के इर्दगिर्द मौजूद हर खुशबू उस अल्फा की चाहत और बेचैनी को बयां कर रही थी। जेमिनी सेड, इसे देखकर किसी के भी मन में डर और सावधानी पैदा होनी चाहिए थी। आखिरकार एक असंतुष्ट,
क्लास अल्फा निश्चित रूप से सबसे खतरनाक अस्तित्व होता है। हालांकि उस आदमी ने अपनी उस उग्रता से बिल्कुल अलग एक और विशेष आभा ऑरा दिखाई, उनका चरम संयम और आत्मनियंत्रण। इसी खूबी ने उस खौफ के एहसास को काफी हद तक कम कर दिया था। कम से कम आर्यन आर्यन के लिए इस वक्त रुद्र प्रताप लू तैपन से सावधान रह पाना बहुत मुश्किल था। वह तो बस घबराहट और बेचैनी महसूस कर पा रहा था। लेकिन मेरी धड़कनें अभी बहुत तेज हैं। तभी आर्यन ने रुद्र प्रताप को बड़ी गंभीरता से एक एक शब्द पर जोर देते हुए खुद से बात करते सुना। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी बहुत खुश हूं। साहब, कृपया दोबारा ऐसी बातें मत कीजिए। आर्यन का चेहरा लाल हो गया। वह पूरी तरह से झेंप गया था और उसने बेहद शर्मिंदगी के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। उसकी आवाज बहुत धीमी और कमजोर थी। ठीक है, रुद्र प्रताप ने ईमानदारी से कहा, लेकिन वे उस युवक से दूर नहीं हटे। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम थी। आर्यन की पलकें फड़क रही थी और वह इतना घबराया हुआ था कि तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर उसका नियंत्रण ही नहीं रहा। वह बस अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठा रहा, हिलने डुलने में असमर्थ। बहुत करीब, उसने सोचा। दूरी इतनी कम थी कि अगर आर्यन अपना चेहरा जरा सा भी ऊपर उठाता तो उसके और रुद्र प्रताप के होंठ आपस में छू सकते थे। इतनी नजदीकी से वह दूसरे व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली हल्की गर्माहट को भी महसूस कर सकता था। स्नेक डेन के मालिक का वह शरीर, जो आमतौर पर ठंडा रहता था, अभी बहुत गर्म था, जैसे उन्हें तेज बुखार हो। सुगंधित फूलों के रस, नेक्टार जैसी खुशबू उस ठंडी और नमी वाली अगरबत्ती की महक के साथ बड़ी गहराई और कोमलता से गुंथ गई थी, जिससे आर्यन का सिर चकराने लगा। अनजाने में उसने महसूस किया कि उसके और रुद्र प्रताप के बीच की दूरी कम होती जा रही है, और तभी टी कम्युनिकेटर की भिनभिनाहट ने उस गाढ़ी मलाई जैसे रोमांटिक माहौल को एक पल में खत्म कर दिया। आर्यन ने अपने होंठ काट लिए। वह अचानक होश में आया और तुरंत पीछे हट गया। रुद्र प्रताप एक पल के लिए अपनी उसी मुद्रा में जमे रहे। फिर वे सीधे हुए और उन्होंने नाराजगी भरे चेहरे के साथ खामोशी से कम्युनिकेटर को बंद कर दिया। माफ करना, उन्होंने आर्यन से कहा। नहीं, कोई बात नहीं। आर्यन आर्यन ने इधर-उधर नजरें चुराते हुए जवाब दिया। अगले ही पल कम्युनिकेटर फिर से जोर-जोर से बजने लगा। साथ ही उनके हेडसेट में स्टुअर्ड की आवाज आई, जो बहुत ही धीमी और डरी सहमी सी लग रही थी। मेरा इरादा खलल डालने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन मालिक, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आपको अभी देखना ही होगा। अगर किसी एआई के आंसू होते तो शायद स्टुअर्ड इस वक्त फूट फूट कर रो रहा होता। रुद्र प्रताप लू तैपन ने एक गहरी सांस ली और गुस्से में अपना हेडसेट उतार दिया। हमने अभी अभी इस यान पर कब्जा किया है, तो यकीनन बहुत सारे काम होंगे। साहब, क्या आप जाकर अपना काम देख सकते हैं? आर्यन ने घबराहट में कहा। उसने उस गुस्से से भरे हुए आदमी को लाउंज से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन उसके जाने के बाद भी आर्यन काफी देर तक कमरे में अपना चेहरा हाथों से छिपाकर बैठा रहा। उसके चेहरे की तपिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन आखिरकार शांत हो गया। बेशक उसे शांत होना ही था, क्योंकि रुद्र प्रताप लू तैपन की उन दिल धड़का देने वाली बातों के बाद आर्यन का कम्युनिकेटर भी बिना रुके बजने लगा था। अब उसे अपने बेहद जरूरी काम का सामना करना था। हिदायतों का पालन करते हुए आर्यन अंतरिक्ष यान के पिछले हिस्से में पहुंचा। उस जगह को पूरी तरह खाली कर दिया गया था और लुटेरों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाले केबिनों को अब बचाए गए ओमेगाओं के लिए अस्थायी लाउंज बना दिया गया था। जैसे ही आर्यन गलियारे कॉरिडोर के अंत में पहुंचा, उसका सामना शुए यिनहुआन एक्सयूई यिनहुआ से हुआ। आमतौर पर लापरवाह दिखने वाले उस वाइपर का चेहरा इस वक्त बहुत गंभीर था। आर्यन को देखते ही वह घबराहट में चिल्लाने लगा। आर्यन, बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। तुम्हारे बिना यह काम मुमकिन नहीं हो पाता। हमने मुख्यालय से एक लेवल ओमेगा मेंटल कंडीशन को यहाँ बुलाया है, लेकिन वह उन ओमेगाओं के करीब तक नहीं जा पा रहा है। वे किसी भी अजनबी को अपने पास भटकने नहीं दे रहे। मनोचिकित्सक का कहना है कि उन सभी में मानसिक संतुलन बिगड़ने के लक्षण हैं और वे गंभीर सदमे पीटीएसडी से गुजर रहे हैं।
शुए यिनहुआन का चेहरा दुख से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हेयरलाइन भी थोड़ी पीछे खिसक गई हो। तुम पहले उनके करीब कैसे पहुंच पाए थे? क्या तुम उनसे एक दो शब्द भी बात कर सकते हो? ये ओमेगा बहुत जरूरी है और अब हम सिर्फ तुम्हारे भरोसे हैं। तुम्हें उनसे पूछताछ में हमारी मदद जारी रखनी होगी। वे लोग कुछ बहुत अहम सुरागों की पहचान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक ही सांस में इतना सब बोलने के बाद शुए यिनहुआन ने सिर उठाकर आर्यन को देखा और फिर वह वाइपर सैनिक सन्न रह गया। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? आर्यन का रंग बहुत गोरा था, इसलिए उसकी लाली साफ नजर आ रही थी। और इस वक्त सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, बल्कि उसकी गर्दन से लेकर कानों के ऊपरी हिस्से तक सब गुलाबी पड़ चुका था। आर्यन अचानक निशब्द हो गया। इससे पहले कि वह कोई बहाना सोच पाता, शुए यिनहुआन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गड़बड़ हो गई। इस मुश्किल घड़ी में कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ गया? उस मासूम चेहरे वाले युवक ने अनजाने में आर्यन का माथा छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ ऐसे पीछे खींचा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। बाप रे! शुए यिनहुआन के मुंह से डर के मारे एक गाली निकली। फिर उसने हाथ हिलाते हुए आर्यन को बड़ी हैरानी से देखा। बॉस, यह फेरोमोन फेरोमोन तो बहुत ही शक्तिशाली है ना? उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। भगवान जाने वह क्या सोच रहा था। शुए यिनहुआन की नजरें आर्यन के गुलाबी गालों पर एक पल के लिए रुकीं और फिर वह अपनी आंखें चुराने लगा। इतना ही नहीं, उसने बड़ी ईमानदारी से अपने हाथ जोड़े और आर्यन के सामने सिर झुकाकर बार बार माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। साथ ही शुए यिनहुआन मन ही मन दंग रह गया। जैसा कि बॉस से उम्मीद थी, रुद्र प्रताप लू तैपन ने आर्यन आर्यन के शरीर पर जो फेरोमोन्स छोड़े थे, वे बेहद शक्तिशाली और आक्रामक थे। यह कोई आधिकारिक निशान मार्क नहीं था, लेकिन जब शुए यिनहुआन एक्सुई यिनहुआ अनजाने में आर्यन के करीब आया, तो उस लेवल अल्फा के फेरोमोन्स के अंश तुरंत सक्रिय हो गए। शुए यिनहुआन को ऐसा लगा जैसे उसे किसी अदृश्य सांप ने डस लिया हो। उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं और बाजुओं पर रोंगटे खड़े हो गए। इतनी जबरदस्त अधिकार की भावना देखकर शुए यिनहुआन को सब समझ आ गया। आर्यन शुए यिनहुआन के चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह सफाई देना चाहता था, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि किसी के पास इस शर्मिंदगी पर चर्चा करने का वक्त नहीं था। माल या इंसान? जैसा कि पहले शिकायत की गई थी, अंतरिक्ष यान के निचले हिस्से में मिले ओमेगा समूह की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। स्नेक डेन के अनुभवी कंडीशनर भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आर्यन को देखते ही वे ओमेगा शांत हो गए। इस वजह से आर्यन को ही उनसे पूछताछ करने की जिम्मेदारी दी गई। पूछताछ के बाद जो सच सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। वे लोग बंधक नहीं थे, बल्कि निजी तौर पर बेचे गए माल गुड्स थे। एक दिन बाद आर्यन पीले पड़े चेहरे के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा, जहां सभी गंभीर अल्फा अधिकारी बैठे थे। वे लंबे समय से कैद में थे और उनके पास जानकारी बहुत कम है। उनकी मानसिक हालत इतनी खराब है कि उनकी यादें टुकड़ों में बंटी हुई हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जिस जगह उन्हें रखा गया था, वह एक ओमेगा ब्रीडिंग फार्म है। यह शब्द कहते ही आर्यन का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसे मितली आने लगी। उन्होंने मैनेजरों को बात करते सुना था। वे उस जगह को एन का फार्म, द एनिस फार्म कहते थे। आर्यन को लगता था कि पिछले जीवन में 48वें जिले के कचरे के ढेर में निर्वासित होना सबसे बुरा अंत था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना खुशकिस्मत था। अगर यह मिशन न होता, तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि दुनिया में ओमेगा ब्रीडिंग फार्म जैसी कोई भयानक जगह भी है। अमानवीय क्रूरता का काला सच। उन ओमेगाओं ने जो आपबीती सुनाई, वह रूह कंपा देने वाली थी। अवैध प्रयोग, उन पर गैरकानूनी इंसानी प्रयोग किए जाते थे। मजबूर मातृत्व, अगर वे प्रयोगों में बच जाते, तो उन कम स्तर के ओमेगाओं को जबरन बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता। निर्दयी छंटनी, अगर बच्चा बीटा पैदा होता,
तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता। अल्फा और ओमेगा बच्चों को कहीं दूर भेज दिया जाता था और उनकी माँओं को दोबारा वे कभी नहीं दिखते थे। अंगों की तस्करी। इन कैदियों के बीच एक अफवाह थी कि अगर कोई उच्च स्तर हाई लेवल का ओमेगा फॉर्मर्स के हाथ लग जाता तो उसकी ग्रंथियां ग्लैंड्स जबरन निकाल ली जाती थी। आर्यन आर्यन ने पूरी कोशिश की कि वह शांत रहकर उन पीड़ितों से मिली जानकारी कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद वाइपर्स को दे सके, लेकिन जैसे जैसे वह बोल रहा था उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। समुद्री लुटेरों के जहाज पर मिले उन ओमेगाओं ने बहुत दुख झेले थे, पर एक मायने में वे खुशकिस्मत थे। उनके अनुसार कुछ समय पहले उस फार्म को अचानक खाली करने के आदेश दिए गए थे। वे उन प्रायोगिक जानवरों की तरह थे जिन्हें वक्त पर ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्हें मारने का हुक्म दिया गया। पर उन्हें मारने की जिम्मेदारी जिस मैनेजर पर थी वह लालची निकला और उसने उन सबको पैक करके सीधे लुटेरों को बेच दिया, जैसे कि वे बिना सोच समझ वाले महज माल का एक ढेर हों। जब आर्यन चुप हुआ तो कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेज के कोने पर बैठे रुद्र प्रताप लू तैपन का चेहरा भावहीन था, लेकिन उनकी आंखों में हड्डियों को गला देने वाली बर्फीली ठंडक थी। सन्नाटे को शुए यिनहुआन एक्सुई यिनहुआ की कड़वाहट भरी आवाज ने तोड़ा। फिर से वही एन फार्म के कमीने, उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा। तभी आर्यन को एहसास हुआ कि अवैध इंसानी प्रयोग, ओमेगा तस्करी और अंगों का यह काला बाजार पृथ्वी गठबंधन अर्थ अलायंस के भीतर एक व्यवस्थित डार्क वेब बन चुका है। इस खूनी कारोबार में शामिल कई लोग गठबंधन के शीर्ष पदों पर बैठे ताकतवर लोग थे। यही कारण था कि पिछले 10 सालों से कोई भी इस भयानक जाल को तोड़ नहीं पाया था, जब तक कि रुद्र प्रताप ने इसमें दखल देने का फैसला नहीं किया। बॉस हमेशा से इस घिनौनी चेन को पूरी तरह तबाह करना चाहते थे, लेकिन वे लोग बहुत चालाक हैं, शुए यिनहुआन ने अपना टर्मिनल खोलते हुए कहा। उसके चेहरे से वह मजाकिया मुस्कान गायब थी और अब वहां सिर्फ मारने का इरादा था। पृथ्वी गठबंधन के बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिससे काम और मुश्किल हो जाता है। जैसे ही उन्हें थोड़ी भी भनक लगती है वे बेस खाली कर देते हैं। ऊंचे स्तर के ओमेगाओं को वे साथ ले जाते हैं और जो कमजोर होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। आर्यन ने धीरे से बात पूरी की। किसी ने जवाब नहीं दिया, पर आर्यन जानता था कि वह सही था। उसके सीने में घुटन और मितली का एहसास और गहरा हो गया। तभी खामोश रहने वाले ब्लैक मैम्बा ने अपनी बात जोड़ी, कोई अंदर का ही उन्हें खबरें पहुंचा रहा है। अब तक वे केवल उन अड्डों को तबाह कर पाए थे जिन्हें पहले ही खाली कर दिया गया था, और उन्हें कभी कोई ठोस सुराग नहीं मिला, जब तक कि इस बार उन्हें न केवल सुराग मिले बल्कि वे सुराग जिंदा बचे हुए लोग थे। मुख्य गद्दार अब अधीर हो गया है, रुद्र प्रताप लू तैपन ने अपनी आंखें झुकाते हुए ठंडे स्वर में कहा। कुछ समय पहले उन्होंने वाइपर्स को कई छापेमारी मिशनों पर भेजा था। शायद इसी वजह से एन फार्म के पीछे का मास्टरमाइंड घबरा गया और योजना के अनुसार अपने पास मौजूद कमजोर ओमेगाओं को पूरी तरह खत्म करने में नाकाम रहा। लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे किस्मत की देवी ने स्नेक डेन सांपों का अड्डा का साथ दिया हो। समुद्री लुटेरों को खत्म करने के एक अचानक अभ्यास ने उन्हें उन बचे हुए लोगों तक पहुंचा दिया जो एन फार्म से भाग निकले थे। समस्या यह थी कि वे ओमेगा उस फॉर्म में इतने लंबे समय तक कैद रहे थे कि वे लगभग आधी पागल जैसी स्थिति में पहुंच चुके थे, और वह अकेला व्यक्ति जो उनसे सही जानकारी निकलवा सकता था वह आर्यन था। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन खुद उस खबर से दंग था जो उसे पता चली थी। इस घटना की पूरी सच्चाई सुनने के बाद वह पूरी तरह हिल गया था। पीड़ित अभी भी बहुत भावुक है और उन्हें सिर्फ कुछ धुंधली बातें ही याद है। मैं और कड़ी मेहनत करूंगा। अगर मैं उनकी भावनाओं को पूरी तरह शांत कर पाऊं तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ और बातें याद आ जाएंगी। इस तरह स्नेक डेन उस मास्टरमाइंड की पहचान और जल्दी कर पाएगा। इतना कहकर आर्यन अचानक खड़ा हो गया और वापस ओमेगा लाउंज की ओर जाने के लिए मुड़ा। तुम्हें आराम करना चाहिए। नतीजतन इससे पहले कि वह हिल पाता किसी ने उसके कंधे को मजबूती से दबाया। वह रुद्र प्रताप थे जो उठकर उसके पास आए थे। लेकिन असाधारण प्रतिभा वाले टॉप लेवल कंडीशन को भी आराम की जरूरत होती है। तुम अभी भी इस क्षेत्र में नए हो।
रुद्र प्रताप की नजरें आर्यन के चेहरे पर टिकी थी। उन्होंने युवक की आंखों के नीचे पड़े हल्के काले घेरों को देखा और धीमी आवाज में बोले, सही बात है आर्यन, इतने परेशान मत हो। मैंने अभी लॉग रिकॉर्ड देखा है, तुम कई घंटों से काम कर रहे हो। इस दौरान तुम लगातार अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या तुम खुद को थकाकर मारना चाहते हो? शुए यिनहुआन, एक्स्यूई यिनहुया ने बीच में कहा। सच कहूं तो अगर तुम अभी दोबारा उनसे पूछताछ करोगे तो भी वे वही जवाब देंगे। सब हमारे साथ सुरक्षित हैं, चिंता मत करो, बस थोड़ा वक्त लो। हम उन कमीनों को जरूर पकड़ेंगे और उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें इस दुनिया में आने पर पछतावा होगा। बाकी वाइपर्स की बातों से भी आर्यन को बेहतर महसूस नहीं हुआ। उस युवक के कंधे हताशा में झुक गए, उसकी आंखें चिंता और खुद को दोषी मानने के भाव से भरी थी। एक पल के लिए उसे खुद से ही चिढ़ होने लगी। काश वह और शक्तिशाली होता, काश उसने पहले ही मानसिक उपचार सीख लिया होता, तो क्या वह और ज्यादा काम नहीं आता। बॉस की बात सुनो और जाकर अच्छे से आराम करो। आखिरकार जब तुम खुद तरोताजा रहोगे तभी तुम दूसरों को सही तरह से दिलासा दे पाओगे। जब बाकी लोग लगातार अपनी बातें कह रहे थे तभी स्नेक डेन के मालिक अचानक आर्यन आर्यन की ओर झुके और धीमी आवाज में उसके कान में फुसफुसाए, जब मैं तुम्हें थका हुआ देखता हूँ तो मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़प उठता है। अंत में रुद्र प्रताप लू तैपन थोड़ा हिचकिचाए और बड़े ही संकोच के साथ अपनी बात पूरी की। अच्छे बच्चे बनो, मेरी बात मानो। आर्यन, केवल ऊपर वाले ही जानते थे कि आर्यन आर्यन किस तरह सुदबुद खोए हुए और लाल चेहरे के साथ उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। रुद्र प्रताप लू तैपन जैसा व्यक्ति इतने सारे लोगों के सामने उससे ऐसी ऐसी शर्मनाक बातें कह सकता है। अच्छी बात बस यह थी कि रुद्र प्रताप की आवाज इतनी धीमी थी कि कोई और सुन नहीं पाया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्नेक डेन का वह मालिक, जो हमेशा ठंडा, खौफनाक और पत्थर दिल रहा है, वह अपनी आवाज धीमी करके किसी अनाड़ी अल्फा की तरह अपने ओमेगा को फुसलाने वाले लहजे में आर्यन को आराम करने के लिए मनाएगा, और वह भी इतने गंभीर चेहरे के साथ। अच्छे बच्चे बनो, मेरी बात मानो। यह बात जितनी शर्मिंदा करने वाली थी उतनी ही बेचैन कर देने वाली भी। लेकिन आर्यन रुद्र प्रताप को मना नहीं कर सका। वह वाकई बात मानने वाला बन गया। आर्यन ने ईमानदारी से रुद्र प्रताप के निर्देशों का पालन किया और पूरी रात आराम किया। हालांकि अगले ही दिन वह फिर से अपने काम के जुनून में वापस आ गया और एन फार्म से भागे हुए पीड़ितों से पूछताछ और उन्हें सांत्वना देने के काम में जुट गया। इन लोगों की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी और उनकी हालत और न बिगड़े, इसलिए पकड़ा गया लुटेरों का अंतरिक्ष यान और स्नेक डेन का अपना जहाज कई दिनों तक जिला 48 के आसमान में ही डटे रहे। मुख्यालय से आए पेशेवर स्पिरिचुअल गाइड भी बेअसर साबित हुए, इसलिए आर्यन ही पूछताछ का मुख्य सहारा बन गया, जिससे वह बेहद व्यस्त रहने लगा। इतनी भागदौड़ में आर्यन को कभी कभी लगता था कि वह कुछ भूल रहा है, लेकिन काम के बोझ के आगे वह छोटी सी शंका तुरंत धुल जाती। अतीत का सामना। अंततः एक दिन जब आर्यन दिन भर की पूछताछ खत्म कर थके हुए कदमों से ओमेगा उपचार क्षेत्र से बाहर निकला। आर्यन जी, यंग मास्टर सुलायांग, उसने पीछे से किसी को पुकारते सुना। मुड़कर देखा तो वहां ब्लैक मैम्बा खड़ा था। माफी चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ पुष्टि कंफर्म करनी है, ब्लैक माम्बा ने शांत आवाज में कहा और अपने हाथ पर लगे पर्सनल टर्मिनल को टैप किया। उनके सामने एक नीली वर्चुअल स्क्रीन चमक उठी जिस पर ढेर सारा डेटा चल रहा था। मैं अभी राहुल लू झिझाओं के मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, ब्लैक माम्बा ने आर्यन को समझाया। हमने लुटेरों द्वारा पकड़े जाने से पहले की उसकी गतिविधियों की जांच की और पाया कि वह जिला 48 के स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा था। उसकी उंगलियों के एक इशारे से स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें उभर आईं, जिन्हें देखकर आर्यन की आंखों में खौफ छा गया। ये वे लोग हैं। इस बात के सबूत है कि राहुल खन्ना परिवार लू फैमिली से भागकर जिला 48 में इन्हीं लोगों को ढूंढने आया था, और इन लोगों को परेशान करने के दौरान वह लगातार उनसे पूछ रहा था कि क्या वे आपको जानते हैं। ब्लैक माम्बा की नजरें
आर्यन के चेहरे पर टिकी थी। कोई भी देख सकता था कि उन तस्वीरों को देखते ही आर्यन का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया था। भले ही यह मुमकिन है कि राहुल राहुल के मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उसे भ्रम हैल्यूसिनेशंस हुए हों और इसी कारण उसका व्यवहार ऐसा रहा हो, लेकिन फिर भी हमें आपसे पुष्टि करनी होगी। क्या ये लोग सच में आपको जानते थे, जिसकी वजह से राहुल उन्हें परेशान करने के लिए उकसाया गया? आर्यन आर्यन ने उस सूची में उन जाने पहचाने चेहरों को देखा और उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। काफी समय बाद उसने मुश्किल से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे जानते हैं, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। ब्लैक मांबा से अलग होने के बाद आर्यन खामोशी से अपने कमरे में लौट आया। इस खाली समय में उसे आराम करना चाहिए था। उन ओमेगाओं को अब भी उसकी जरूरत थी और स्नेक डेन सांपों का अड्डा को भी। हालांकि प्रगति कम थी, लेकिन उन ओमेगाओं से एन फार्म के बारे में कई सुराग मिले थे। लेकिन जब आर्यन बिस्तर पर लेटा तो उसका दिल बेचैन था। वह यह सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि राहुल ने उन दो लोगों को क्यों ढूंढा, यानी उसने उन्हें अभी क्यों ढूंढा। वह मकान मालिक और डॉक्टर शायद उसे जानते भी नहीं थे। इस बार वह मूर्ख, प्यार में अंधा और बहादुर बीटा थोड़ा समझदार हो गया था। सामान्य परिस्थितियों में कोई यह नहीं सोचेगा कि सेंट्रल सेक्टर के एक साधारण व्यक्ति का जिला 48 के कचरे के ढेर में रहने वाले लोगों से कोई लेना देना हो सकता है। लेकिन राहुल ने पूरी सटीकता के साथ उस डॉक्टर और मकान मालिक को ढूंढ निकाला था। ये वे दो लोग थे जिन्होंने पिछले जीवन में उसकी बहुत मदद की थी और उसके जीवन के आखिरी पड़ाव में उसके साथ रहे थे। यह लगभग वैसा ही था जैसे आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। कुछ सेकंड बाद वह बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसका चेहरा बेहद उतरा हुआ था। स्टुअर्ड स्टुअर्ड उसने पुकारा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? आर्यन जी, हेडसेट से एआई की विनम्र आवाज सुनाई दी। आर्यन कुछ देर हिचकिचाया और फिर बोला, मेरा एक सवाल है, क्या मैं अपने ब्रेक के दौरान अंतरिक्ष यान से बाहर जा सकता हूँ? यान से बाहर? हाँ, मैं जिला 48 जाना चाहता हूँ, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। बेशक, हर वाइपर को अपना मिशन पूरा करने के बाद अपने खाली समय का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, स्टुअर्ट ने तुरंत जवाब दिया। यह तो अच्छा है, लेकिन एआई ने अचानक अपनी बात बदली। आर्यन जी, आप एक गैर डाकू नॉन कॉम्बटेंट सदस्य हैं। यदि आपको जहाज से बाहर जाना है तो खतरे से बचने के लिए आपके साथ लेवल 2 या उससे ऊपर का एक आधिकारिक वाइपर होना अनिवार्य है। क्या? अभी के लिए सभी वाइपर्स लड़ाकू सैनिक हैं और वे स्प्रिंग आउटिंग प्रोजेक्ट के फील्ड अभ्यास में व्यस्त हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ चले तो आपको सीधे रुद्र प्रताप लू तैपन को आवेदन अप्लाई देना होगा, स्टुअर्ड ने विनम्रता से कहा। 10 मिनट बाद रुद्र प्रताप के दफ्तर में आर्यन थोड़ी घबराहट के साथ उस आदमी की मेज के सामने खड़ा था। रुद्र प्रताप की मेज पर दस्तावेजों का ढेर लगा था, लेकिन स्नेक लॉर्ड ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उनके सामने तैरती हुई स्क्रीन पर वही आवेदन फॉर्म था जो आर्यन ने कुछ देर पहले जमा किया था। तुम जिला 48 जाने के लिए वाइपर्स का साथ चाहते हो? रुद्र प्रताप आर्यन के आवेदन को इतनी गौर से देख रहे थे जैसे वह कोई गुप्त दस्तावेज हो। फिर उन्होंने सिर उठाकर आर्यन से पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो और तुम वहाँ क्या करना चाहते हो? मैं आर्यन ने अपने होंठ भींच लिए। सच तो यह था कि अगर वह कोई बहाना बनाना चाहता तो उसके पास कई तैयार बहाने थे। आखिरकार वह सिंगचुआन यूनिवर्सिटी का छात्र है और जिला 48 के प्रति उसकी गहरी जिम्मेदारी है। उसके पास जिला 48 के बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें और आपातकालीन निर्देशिकाएं इमरजेंसी मैनुअल्स हैं। साथ ही रुद्र प्रताप ने भी उससे जिला 48 में एक कल्याणकारी स्कूल बनाने का वादा किया था। इन बहानों की आड़ में आर्यन बड़े भरोसे के साथ रुद्र प्रताप से कह सकता था कि वह वहां के स्थानीय निवासियों की स्थिति देखने और जांच पड़ताल करने जाना चाहता है। लेकिन जब शब्द होंठों तक आए तो आर्यन कुछ कह नहीं पाया।
वह रुद्र प्रताप से झूठ नहीं बोलना चाहता था। सच तो यह है कि मुझे खुद नहीं पता। काफी देर बाद आर्यन ने सिर झुकाकर कड़वाहट के साथ कहा, अगर मुझे कहना ही पड़े तो कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पक्का कंफर्म करना चाहता हूँ। हालांकि वह खुद अच्छी तरह जानता था कि अगर कुछ बातें पक्की हो भी गईं, तो या तो उनका कोई मतलब नहीं होगा या फिर वे सिर्फ उसकी चिंता बढ़ाएंगी। फिर भी वह इस ख्याल को छोड़ नहीं पा रहा था। क्या यह राहुल लू झिझाओं के बारे में है? रुद्र प्रताप ने अचानक पूछा। ब्लैक मैम्बा ने अभी अभी एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें आर्यन द्वारा जिला 48 के उन 2 लोगों को जानने से इनकार करने की बात खास तौर पर लिखी थी। हाँ, आर्यन ने मुश्किल से सिर हिलाया। दफ्तर में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसका शरीर थोड़ा तन गया है। घबराहट, डर और कड़वे जज्बात उसके दिल में फैलने लगे। अगर रुद्र प्रताप उससे यह पूछते रहे कि वह आखिर क्या पक्का करना चाहता है, तो आर्यन नहीं जानता था कि वह क्या जवाब देगा। आर्यन महसूस कर सकता था कि उस आदमी की नजरें कुछ देर उसके चेहरे पर टिकी रहीं, और वह उन नजरों में छिपे संदेह और सवाल को साफ भांप पा रहा था। हालांकि रुद्र प्रताप लू तैपन ने और कोई सवाल नहीं पूछा। तुम्हारा आवेदन मंजूर कर लिया गया है। आज रात 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक तुम्हारे पास 12 घंटे का खाली समय है। रुद्र प्रताप ने फ्लोटिंग स्क्रीन पर समय देखा और कहा, तुम पूरे जिला 48 के दायरे में घूम सकते हो। यह कोई मिशन नहीं, बल्कि एक निजी गश्त होगी। शर्त यह है कि तुम्हें बुनियादी आत्मरक्षा के हथियार पहनने होंगे और एक वाइपर जिला 48 में तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहने के बाद उस आदमी की उंगलियां थोड़ी हिली और अगले ही पल आर्यन का पर्सनल टर्मिनल बज उठा। उसे संदेश मिला कि उसका आवेदन स्वीकार हो गया है। शुक्रिया। आर्यन ने अपना सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं। अपने सामने खड़े युवक की घबराहट को देखते हुए स्नेक डेन के मालिक ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और शांति से जवाब दिया। रात के 8 बजे आर्यन ने जरूरी साजोसामान पहन लिया और शटल ट्रांसपोर्ट जहाज के डॉकिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपने साथ जाने वाले वाइपर का इंतजार करने लगा। सच तो यह था कि इस वक्त आर्यन का दिमाग सुन्न था और उसके विचार बहुत उलझे हुए थे। डॉक्टर, मकान मालिक, तर्क के हिसाब से राहुल को उनके बारे में नहीं पता होना चाहिए। पिछले जन्म में भी राहुल उन दोनों से कभी नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि आर्यन जिला 48 के कचरे के ढेर में पहुंच जाएगा। सेंट्रल सेक्टर के ज्यादातर लोगों के लिए वह जगह किसी नर्क जैसी थी, और अंत में आर्यन वहीं खामोशी से मर गया था। उस वक्त राहुल की अभी अभी शादी हुई थी। खन्ना, लू और अंजलि निंग परिवारों के मिलन से राहुल को बेपनाह ताकत और फायदा मिलने वाला था। उस समय उसके पास आर्यन को याद करने की कोई वजह नहीं थी। आर्यन को भी कभी नहीं लगा था कि एक शक्तिशाली आदमी का जीवन जी रहा राहुल कभी उसे दोबारा पीछे मुड़कर ढूंढेगा। जब आर्यन इसी भारी मन से सोच रहा था, तभी हेडसेट में स्टुअर्ड की घोषणा गूंजी। आर्यन जी, शटल पहुंचने वाली है। आपका बॉडीगार्ड अपनी जगह पर तैनात है। आपका बॉडीगार्ड लेवल का है। वह लड़ाई, मेका चलाने, छिपने, स्टेल्थ, खाना पकाने, सफाई करने और छोटे मोटे उपकरणों की मरम्मत करने में माहिर है। आपके बॉडीगार्ड का कोडनेम सी है। मैं आपके सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। जब आर्यन ने यह कोडनेम सुना तो वह चौंक गया। इसके तुरंत बाद शटल की गूंज के साथ काले और सफेद सांपों के निशान वाला एक छोटा और आधुनिक अंतरिक्ष यान उसके सामने आकर रुका। वह बहुत ही हल्का और तेज लग रहा था। यान का दरवाजा हैच बड़ी कोमलता से दोनों तरफ सरक गया और अंदर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। आर्यन उस हैंडसम और लंबे कद के आदमी को अंदर देखकर सुन्न रह गया। रुद्र प्रताप साहब, आप यहाँ कैसे? आर्यन ने हैरान होकर पूछा। रुद्र प्रताप लू तैपन ने अपना सिर घुमाया और बड़े शांत भाव से उसकी ओर देखा। क्योंकि मैं भी एक आधिकारिक वाइपर हूँ और मेरा लेवल इस मिशन के लिए काफी ऊंचा है।